For more episodes, subscribe K Novels Hindi channel. 97 एपिसोड 191 से 200। आखिरकार जेनिथ के जाने का दिन आ ही गया। जून की राज्याभिषेक जेनिथ में हो रहा था, इसलिए लोगों के जश्न मनाने के लिए नेवान में कोई राज्याभिषेक समारोह नहीं होगा। इसलिए एलेक्स ने उस दिन जश्न मनाने का फैसला किया जिस दिन वह बाहर निकला था। आज एक त्योहार होने वाला था जिसमें सभी नागरिक आनंद उठाएंगे। डांग डांग डांग। महल के द्वार पर लगी विशाल कांस्य घंटी अचानक बजने लगी जो सदमे की लहर की तरह फैल गई। भव्य घंटी की आवाज स्वर्ग और पृथ्वी के बीच की शांति को भेद कर तुरंत पूरे शहर में गूंज उठी। इसकी गूंज होते ही पूरे नगर में एकाएक उत्तेजना का दौर फैलने लगा जिससे नगर के पशु पक्षियों का समूह चौंक उठा। महल के पीछे एक सुदूर स्थान पर बड़े सुनहरे शेर ने, जो इत्मीनान से झपकी ले रहा था, अचानक अपनी आंखें मूंद ली। उसके कान अचानक खड़े हो गए और उसकी आंखों से रोशनी फूटने लगी। उसके अलावा 3 सुंदर युवतियां उदासीन भाव से खड़ी थीं और शोर गूंजते ही सहसा सुखद दृष्टि से देखने लगीं। क्रिस्टीना ने अपना हाथ उठाया और उसके संकेत का अनुसरण करते हुए सशस्त्र शूरवीरों और सशस्त्र पैदल सेना ने आगे बढ़ना शुरू कर दिया। लियो के सामने खड़े होने के साथ 100 से अधिक गर्जना करने वाले जानवर और घोड़े अचानक साफ सुथरी संरचना में पंक्तिबद्ध हो गए। वे पृथ्वी को कंपाते हुए आगे की ओर दौड़ने लगे और समुद्र की लहर की तरह अपना मार्च शुरू कर दिया। इस दिन विभिन्न उद्देश्यों वाले विभिन्न बाहरी लोग एकत्र हुए और जब उन्होंने ये दृश्य देखा तो उन्होंने उसी समय हैरान करने वाले भाव प्रकट किए। घंटी बजने से आगामी शुभ अवधि की शुरुआत का संकेत मिलता है। नल टैप टैप टैप। सभी ने जमीन पर ताल से ताल मिलाते हुए हल्के कदमों की आवाज सुनी जो पूरे शहर को हिला रही थी। महल के द्वारों के सामने कई सुनहरे बख्तरबंद शूरवीरों के नेतृत्व में सैकड़ों चांदी के बख्तरबंद शूरवीर दिखाई दिए जिनके कवच सूर्य की किरणों के नीचे चमक रहे थे। शोर शराबे से भरी शहर की सड़कें अचानक शांत हो गईं और सभी नागरिक इस घटना को देखने के लिए पहले से ही अपने घरों से बाहर निकलकर सड़कों पर खड़े हो गए थे और महल की दिशा में देखने लगे जहां जमीन पर ऊंचा एक विशाल मंच बना हुआ था। अब सभी लोग अपने राजाओं के कार्यों से पुनर्तः प्रभावित हो गए। महल के सामने बड़ी संख्या में पैदल सेना और घुड़सवार अपनी ताकत का प्रदर्शन करते हुए खड़े थे। उनमें से प्रत्येक ने एक भयंकर आभा उत्सर्जित की और उनकी आंखें ऐसी शीतलता से भर गईं जो कई लोगों को भय से कांप सकती हैं। एलेक्स, जो लकड़ी के मंच पर खड़ा था, ने घंटी बजाना बंद कर दिया। लियो, उसके बाद रिया, कैथरीन और क्रिस्टीना मंच तक चले गए और उसकी पीठ के पीछे खड़े हो गए। महल के ऊपर एक विशाल विस्फोट हुआ जिससे वह पूरे शहर में दिखाई देने लगा और मनुपकरणों द्वारा प्रवर्धित उसकी आवाज जोर जोर से बजने लगी। नेवान के नागरिकों, हमने पतन देखा है, हमने गरीबी देखी है, हमने अंधकार देखा है। हमारे राज्य ने एक बार दूसरों को हमें रौंदने की अनुमति देकर नीचा दिखाया था। हम में से हर कोई अपने जीवन के एक ऐसे दौर से गुजरा है जहां हम केवल बेहतर भविष्य की आशा करते हुए निराश हो गए थे और केवल ईश्वर ही जानता है कि यह कब आएगा। न केवल आप बल्कि मैं और मेरी पत्नियां भी भाग्य के दबाव में थे जो चाहती थी कि हम उसके सामने झुकें। लेकिन कोई नहीं। हम पहले से ही उन मक्खियों की तरह जी रहे हैं जिन्हें दूसरों द्वारा कुचला जा सकता है, तो क्या इससे कोई फर्क पड़ता है कि हम अपने पंख फैलाने और आकाश में उड़ने की कोशिश में मर जाएं? अब हमारे गौरव का समय आ गया है। आज से मैं एलेक्स हूं, जिसे किनले के शाही परिवार से बेदखल कर दिया गया था। मैं अपने पंख फैलाऊंगा और आप सभी को भी ऐसा करने के लिए प्रोत्साहित करूंगा। मैं जिसे एलेक्स वॉन स्टेन के नाम से जाना जाता था, जिसका उपनाम स्टेन छीन लिया गया था, उसे एलेक्स वॉन लियोनहॉट के नाम से जाना जाएगा और आज से नेवान, राइट और एमिडॉन के संयुक्त साम्राज्य का नाम बदलकर लियोनहॉट साम्राज्य कर दिया जाएगा। मेरे नागरिक सभी शेरों में से शेर हैं जो समय के क्षरण पर लड़े। तो आइए हम सब अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करें और एक अद्भुत साम्राज्य का इतिहास बनाएं जिसका इतिहास सुनहरे शब्दों में अंकित किया जाएगा। तो अपना सिर उठाओ ताकि जब मैं हमारे राज्य का झंडा फहराऊं तो तुम इस पल को न चूको। एलेक्स ने लाल रंग का झंडा लहराते हुए दहाड़ लगाई जिस पर 2 कुत्तों के साथ एक सुनहरे शेर के चेहरे का प्रतीक खुदा हुआ था। झंडा फहराने के बाद लियो आगे आया और उसने अपने नाक के छिद्रों में हवा खींच ली, अपना जबड़ा चौड़ा कर दिया और एक भयानक दहाड़ लगाई जिसने पूरे शहर को हिलाकर रख दिया। लियो से निकली भयानक सांस पूरे शहर में फैल गई जिससे उत्तेजना के कारण श्रोता की त्वचा पर रोंगटे खड़े हो गए। झंडा लाल ड्रैगन की तरह हवा में लहरा रहा था और लोगों के दिलों में देशभक्ति की गहरी भावना पैदा कर रहा था। लोग अपने राजा और राज्य की जोर जोर से जय जयकार करते हुए आंसू भरी आंखों से उस दृश्य को देखते रहे। आज का दिन न केवल राजा के लिए बल्कि उनके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण दिन था। ऐसे में पत्थर दिल इंसान को ही कुछ महसूस नहीं होता। एलेक्स ने अपनी सेना पर नजर डालते हुए इस अद्भुत दृश्य को देखा। एयॉन, बेन और एंटवान अंततः मास्टर रैंक पर पहुंच गए थे जबकि मैक्स देर से जागने के कारण शिष्य रैंक के बीच में था। रिया ने अंततः ट्रांसेंडेंट में कदम रखा था, जबकि कैथरीन के कठोर प्रशिक्षण ने अंततः उसे शिष्य पद में प्रवेश करने की अनुमति दी थी।
हालांकि क्रिस्टीना टूटी नहीं थी, उसने पहले ही अपनी खोई हुई नींव फिर से बना ली थी और उसकी चोट पूरी तरह से ठीक हो गई थी। उनकी यात्रा में थोड़ी देरी हुई लेकिन परिणाम संतोषजनक रहे। मंच तैयार हो चुका था, कथानक तैयार हो चुका था और पात्र निर्धारित हो चुके थे। अब उसके लिए जो एकमात्र चीज बची है वह है कार्रवाई करना और उसके और उसकी पत्नियों के प्रति गलत इरादे रखने वाले किसी भी व्यक्ति को कुचल देना। मेरा राज्याभिषेक समारोह बिल्कुल नजदीक है। मैं जानता हूं कि हर कोई अब इसके लिए इंतजार नहीं कर सकता। जब उसकी राजसी आवाज सभी के कानों में घुसी तो एलेक्स मंद मंद मुस्कुराया। तो मेरे नागरिकों, जब मैं जेनिथ से गौरव के साथ लौट रहा हूं, तो मेरा इंतजार करो। मेरा आदेश मान लो, सेना भेजो। हमारा गंतव्य साम्राज्य की राजधानी जेनिथ है। यह एक ऐसी यात्रा थी जिसमें राजधानी तक पहुंचने में 8 दिन लगेंगे जब तक कि बेकार की परेशानियां न हों। अपना राज्य छोड़ने के बाद उस रात लियोनहॉर्ट की अभियान सेना ने ब्राइट किंगडम क्षेत्र के अंदर विशाल घने जंगल के पास एक झील में डेरा डाला। ये पूर्णिमा की चमकती किरणों के नीचे एक सुखद रात थी, जिसमें नर्म हवाएं शरीर को सहला रही थीं। रात का सन्नाटा कभी कभी पत्तों की सरसराहट से टूट जाता था, लेकिन मौत की खामोशी कायम नहीं रही। जिस स्थान पर अभियान सेना ने विश्राम किया था, उसके चारों ओर रात के कीड़ों द्वारा छोड़ी गई भिनभिनाहट की तरह हल्की हल्की चीख पुकार की आवाज गूंजने लगी। पेड़ों और झाड़ियों से सरसराहट की आवाज आने लगी और रात के अंधेरे में चमकती अनगिनत लाल आंखें दिखाई देने लगीं, जिनकी निगाहें अभियान सेना पर टिकी हुई लग रही थीं। सैकड़ों लाल आंखें प्रकट हुईं और जल्द ही कई जीव प्रकट हो गए। भेड़ियों का एक झुंड दिखाई दिया जो 2 पैरों पर खड़े होने में सक्षम लग रहे थे और वेयरवुल्व्स की तरह दिख रहे थे। ग्रर वे जमकर गुर्राने लगे और बिना अधिक समय बर्बाद किए शिविर की ओर दौड़ पड़े। अचानक हुए शोर से आसपास के सैनिक अचानक जाग गए और घबराहट में चिल्लाने लगे तथा उनके शरीर कांपने लगे। कुछ लोगों ने डर के मारे अपने हथियार फेंककर वापस भागने की भी कोशिश की। उनके कायरतापूर्ण कृत्य को देखकर इस जानवर की प्रवृत्ति में वृद्धि हुई और असली दुश्मन के हमलों का पीछा किया। लंबे नाखून और नुकीले कुत्तों वाले इंसान, जो अपनी सारी बुद्धि खो चुके थे, उनकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया और वे एक खतरनाक जानवर की तरह चिल्लाने लगे, जो शिविर की ओर कूद गया था। उनका नेतृत्व राक्षस के आकार का मुखौटा पहने एक व्यक्ति कर रहा था जो चट्टान पर खड़ा था। जब उसने सैनिकों को डर के मारे भागते देखा तो उसके मुखौटे के नीचे एक मजाकिया मुस्कान थी। ये सैनिक सिर्फ दिखावे के लिए हैं। वे डर के मारे अपने हथियार भी नहीं उठा सकते। उसने खर्राटा लिया। वह ये सोचकर हंसा कि वे व्यर्थ चिंता कर रहे हैं। नेवान के राजा और कुछ अन्य लोगों को छोड़कर ये सभी बेकार थे। लेकिन उनके चेहरे पर मुस्कान ज्यादा देर तक नहीं टिक पाए और पीछे एक उलझन भरी नजर आ गई। जो सैनिक आसपास गश्त कर रहे थे वे पीछे हट गए और शिविर के पीछे छिप गए, जिससे जानवर लकड़ी की नक्काशीदार बाड़ तक पहुंच गया। जो भेड़िए बाड़ पर कूदने वाले थे उन पर अचानक एक सुनहरी रोशनी गिरी जिसने उन्हें उड़ा दिया। गर्जन भेड़ियों के झुंड के सामने एक शेर प्रकट हुआ जिसका फर रात में सोने की तरह चमकता था। उसने भेड़ियों के झुंड पर मजाक भरी मुस्कान के साथ छींटाकशी की। दहाड़ दहाड़, अपना जीवन इस सिंह भगवान को समर्पित कर दें। ग्रर कैसे वाह। भेड़ियों ने उसकी चेतावनी पर ध्यान नहीं दिया और उसकी ओर दौड़ पड़े। लियो ने छलांग लगाई और अपना पंजा फेंका। टकराना। भेड़िया तुरंत लियो के पंजे से कुचल गया। लियो ने एक कदम पीछे लिया और भेड़ियों के झुंड पर हमला कर दिया और उनमें से प्रत्येक को टुकड़े टुकड़े कर दिया। ये दृश्य काफी खूनी और भयावह लगता है क्योंकि लियो भेड़ियों के झुंड को आंतरिक अंगों सहित फाड़ देता है जो कीमा बन जाता है और खून की बूंदे के साथ जमीन पर गिर जाता है। जिन सिपाहियों ने ये दृश्य देखा, उस शेर को देखकर लार टपकने लगी, जो हमेशा रिया के आलिंगन में पड़ा हुआ बिल्ली की तरह व्यवहार करता था। वह इतना मासूम और प्यारा लग रहा था मानो वह केवल सब्जियां खाता हो और दूध पीता हो, लेकिन अब उसे दुश्मन के खून पर दावत करते हुए देखकर वह निश्चित रूप से जानवरों के राजा जैसा लग रहा था। लियो, जो अपने वध में व्यस्त था, अचानक पीछे हट गया और उसके लंबे कान खड़े हो गए क्योंकि उसने एक तेज कदमों की आवाज सुनी और पीछे मुड़कर देखा कि अजीब इंसान उसकी ओर दौड़ रहे हैं। इंसानों जैसे बदसूरत विकृत चेहरों के समूह को लापरवाही से अपनी ओर आते देख लियो ने अपनी भौहें ऊपर उठाईं और अपना पंजा वापस जमीन पर खींच लिया। एक गहरी भारी सांस लेते हुए जिससे उसका पेट भी फूल गया, उसकी आंखें एक पल के लिए चमक उठीं और उसके शरीर ने अपने मन को प्रसारित करते हुए सुनहरी रोशनी छोड़ी और एक क्रूर खूनी दहाड़ के साथ अपना जबड़ा खोला जो एक मानव आत्मा को भी डर से हिला सकता था। रुआ। लियो ने एक भयानक दहाड़ निकाली जिससे लगभग सभी के कानों से खून बहने लगा। लियो के पैरों के नीचे की जमीन दरकने लगी और आगे बढ़ने लगी जिससे जमीन में एक दरार बन गई और सारी धूल और मलबा बह गया। ये गर्जना एक ध्वनि तरंग के रूप में निकली जिससे इसके संपर्क में आने वाले सभी लोग उड़ गए। लियो की ओर दौड़ने वाले मानव प्राणियों को दूर फेंक दिया गया और जो कोई भी लियो के आसपास 50 मीटर के दायरे में पहुंच गया, उसके कानों से खून बहने लगा क्योंकि उसकी भयानक दहाड़ से सभी के कान फट गए। प्रचंड श्वास ने सभी शत्रुओं को कुचल डाला।
लियो की दहाड़ खत्म होने के बाद कुछ सेकंड के लिए पेड़ हिल गए और जमीन गड़गड़ाने लगी और सब कुछ शांतिपूर्ण हो गया। जब लियो ने अपने पीछे आ रही तेज तालियों की आवाज सुनी तो वह विनाश को देखता रह गया। अच्छा लियो, आपने शानदार काम किया है। तुम्हारी ताकत देखकर मुझे गर्व है। लियो, मैंने तुम्हें व्यर्थ नहीं पाला है। तंबू से बाहर निकले एलेक्स ने लियो की प्रशंसा करते हुए अपने अंगूठे उठाए। लियो ने घबराई हुई अभिव्यक्ति के साथ एक प्यारी सी दहाड़ देते हुए अपना हाथ हिलाया। आप हमको शर्मिंदा कर रहे हैं। एलेक्स लियो के खूनी वध का आनंद ले रहा था और अचानक चिल्लाया जब उसने महसूस किया कि दो नर्म हाथ उसकी कमर पर मुक्का मार रहे थे। वह किस लिए था? एलेक्स ने आश्चर्यचकित भाव से पूछा क्योंकि रिया और कैथरीन दोनों ने उसे अपनी पूरी ताकत से चुटकी बजाते हुए उसकी त्वचा को नीला काला कर दिया। तुम्हारे प्रभाव के कारण हमारा प्यारा लियो खराब हो गया है। वह आपसे प्रभावित हुआ है। रिया और कैथरीन दोनों एक ही समय में बुदबुदाने लगीं। अपनी दोनों पत्नियों की बातें सुनकर एलेक्स के होंठ हिल गए और उसे बहुत पसीना आने लगा। मास्टर रैंक को पार करने के बाद लियो अपने शरीर के आकार को एक छोटी कटी हुई बिल्ली में बदल सकता है जिसकी सुंदरता वास्तव में इस दुनिया से बाहर थी। ऐसा लगता है कि मेरी स्थिति खतरे में है। अरे लियो, ये डैडी जल्द ही आपके साथ आमने सामने बात करेंगे। लियो, वापस आओ, एलेक्स ने आदेश दिया। आखिर कौन जानता है कि आगे क्या होगा। लियो दहाड़ता हुआ वापस शिविर की ओर भागा और उसका आकार एक छोटी बिल्ली के आकार में बदल गया और वह रिया के आलिंगन में कूद गया और एक छोटी बिल्ली की तरह लिपट गया जबकि कैथरीन और रिया ने उसे धीरे से सहलाया। एलेक्स ने अपना सिर घुमाया और चट्टान के किनारे की ओर देखा। उसकी लाल आंखें हत्या के इरादे से लाल चमक बिखेर रही थीं। शैतान का मुखौटा पहने हुए आदमी अचानक एलेक्स की नज़र से चौंक गया जो उसे चुभती हुई लग रही थी। लेकिन अगले ही पल जब उसने एलेक्स की आवाज़ सुनी तो उसे अपने सपने से भी परे झटका लगा। डेमोन्सिस, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। जब उसने एलेक्स के शब्द सुने तो उसकी आंखें भय से चौड़ी हो गईं जिससे उसका पूरा शरीर अकड़ गया। तुम्हें मेरा नाम कैसे पता चला? वह घबराए हुए भाव से बुदबुदाया। एलेक्स के होंठ ऊपर की ओर मुड़े हुए थे और एक मजाकिया मुस्कान के साथ वह बुदबुदा रहा था। ऐसा इसलिए है क्योंकि आप भविष्य में मेरे लिए एक महत्वपूर्ण संपत्ति बनने जा रहे हैं। उस व्यक्ति के पास ये जानने का कोई तरीका नहीं था कि एलेक्स ने उसका नाम जानने के लिए सत्य की आंख का इस्तेमाल किया था, इसलिए उसने सोचा कि किसी ने उसका नाम लीक कर दिया है। एलेक्स ने अपनी निगाहें घुमाईं और चिल्लाया, ये वापस लड़ने का समय है। जैसे ही एलेक्स की आवाज पड़ी, वे सैनिक जो कायरों की तरह व्यवहार कर रहे थे, एक साधारण चीख से ही भयभीत हो गए, अचानक अपने हथियार निकाल लिए और निडर होकर आगे बढ़ गए। एयॉन, बेन, एंटवान। एलेक्स अपने भाषण के बीच में रुक गया क्योंकि उसने मैक्स की आंखों को उम्मीद से भरा हुआ देखा। मैक्स को छोड़कर हर कोई सेना का नेतृत्व करता है। मैक्स के कंधे झुक गए जब उसने देखा कि उसके अलावा अन्य लोगों को सेना का नेतृत्व करने का मौका मिल रहा है और बेन ने उसे एक मजाकिया मुस्कान भी दी। एलेक्स उसकी अभिव्यक्ति देखकर बुरी तरह मुस्कुराया और उसे मनाने की कोशिश की। मैक्स, तुम सेना का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हो। आप अकेले ही सब कुछ नष्ट कर सकते हैं। इसलिए मैं चाहता था कि तुम अकेले ही कहर बर पाओ। आप मेरे सबसे अच्छे सैनिकों में से एक हैं, मेरे भविष्य के सितारे हैं। एक आदमी की सेना विनाश को अंजाम देती है। मैक्स की धुंधली आंखें अचानक युद्ध की उन्मत्त भावना से भर गईं और जोर जोर से जलने लगीं और उसने घबराहट पैदा करने वाली दहाड़ लगाई और सीधे युद्ध के मैदान में कूद पड़ा। बूम! धमाका, 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 धमाका। एक विशाल कुल्हाड़ी के सिर से उसने अपनी आंखों के सामने आने वाली हर चीज को मार डाला। एक मजबूत स्टंप के साथ उसने जमीन में एक गड्ढा बना दिया जिससे चारों ओर रेडियल दरारें बन गईं। मानव जैसे राक्षस के पैर जमीन पर पड़ गए और इससे पहले कि वे हिल पाते, उनके सिर उड़ गए और चारों ओर खून बिखर गया। मैक्स को पागलों की तरह उत्पात मचाते देख एलेक्स ने अपनी लार निगल ली। ये हरामी पागल! एलेक्स चिल्लाया, कमीने, इस तरह का हमला करने से पहले अपने आसपास देखें अन्यथा आप अपने हथियारबंद भाई को चोट पहुंचाएंगे। महाराज, जब हिंसा की बात आती है तो आप उससे एक कदम आगे हैं। मोडेक ने उसका मजाक उड़ाया। चुप रहो और उस कमीने को अपना बदसूरत चेहरा छिपाने के लिए नकाब पहनाकर मेरे पास लाओ। मोडेक ने सिर हिलाया और अपनी जगह से गायब हो गया। दूसरी ओर एक तरफा नरसंहार हुआ। लियोनहॉट के सैनिक उस वास्तविक जानवर की बजाय एक जानवर की तरह लग रहे थे जिससे वे लड़ रहे थे। राक्षस और मनुष्य जो अपनी बुद्धि खो चुके थे, उनके भयंकर आक्रमण से भयभीत हो गए। एक भाले वाले ने भाले की नोक को राक्षस की आंत में छेद दिया और राक्षस को उठाकर चारों ओर घुमाया और दूसरों पर पटक दिया। जिन रक्षकों का काम बचाव करना था, वे अनियंत्रित होकर भाग रहे थे, दुश्मनों पर अपनी ढालें तोड़ रहे थे और बिना किसी दया के उन्हें पीट पीट कर टुकड़े टुकड़े कर रहे थे। जिन तीरंदाजों को पीछे से समर्थन देना चाहिए था, उन्होंने आगे बढ़कर राक्षस को भेदने के लिए तीर की नोकों का इस्तेमाल किया और उनमें छेद खोद दिए। भले ही एंटवान के पास कुल्हाड़ी थी जिसे वह मौत के अग्रदूत के रूप में इस्तेमाल कर सकता था, उसने अपने नंगे हाथों का इस्तेमाल राक्षसों को दो हिस्सों में फाड़ने के लिए किया।
पूरे समूह में से एलेक्स केवल एयोन को एक सभ्य प्रशिक्षित शूरवीर की तरह शानदार ढंग से लड़ते हुए देख सका। मरना, मुझे अपना सिर दो, चलो मांस के इन टुकड़ों को काटें। उनके द्वारा युद्ध घोष के सभी प्रकार के स्वर्गीय मंत्र गाए जा रहे थे। कैथरीन, जिसने ये दृश्य देखा, ने घबराहट के कारण अपनी लार निगल ली। एलेक्स उनकी पागल लड़ाई शैली को देखकर शर्मिंदा था और अपने दिल में उस कमीने का नाम पूछ रहा था जिसने उन्हें इस तरह से प्रभावित किया था। एलेक्स, तुमने उन्हें कैसे प्रशिक्षित किया? सैनिक और शूरवीर जो शालीनता के साथ व्यवस्थित ढंग से मार्च कर रहे थे, तो वे जंगली लोगों की तरह क्यों लड़ रहे हैं? कैथरीन ने आश्चर्यचकित भाव से पूछा। बस मेरे भगवान के कदम उठाने की प्रतीक्षा करें। आपको वहशीपन के अर्थ को फिर से परिभाषित करना होगा। रिया हंसी। एलेक्स, क्या तुमने कुछ नोटिस किया? क्रिस्टीना ने उत्सुक भाव से पूछा जब उसने एलेक्स के चेहरे पर बड़ी उदासी देखी। कैथरीन की बातें सुनकर एलेक्स ने सिर हिलाया। एलेक्स ने चारों ओर देखा और अपने मैना सेंसर को सक्रिय करके देखा कि लगभग 600 मानव राक्षस उनकी ओर आ रहे थे। बस यहाँ उन मनुष्यों और जानवरों को देखो। वे कोई साधारण जानवर नहीं हैं, बल्कि वे सभी ईश्वर द्वारा अभिशप्त प्रयोग का परिणाम हैं। एलेक्स ने क्रोधित स्वर में कहा, आप उन पर काले मैना के धुएं को प्रकट होते हुए देख सकते हैं। मुझे याद है आप ये कह रहे थे, लेकिन उन्हें एक आंख से देखने पर एक दिल पर असर होता है। कैथरीन बुदबुदाया। निचले समाजों और अन्य राज्यों से मनुष्यों की बड़े पैमाने पर आपूर्ति के साथ उनके पास इन दासों की कमी कभी नहीं होगी। एलेक्स ने स्थिति का विश्लेषण करते हुए कहा, युद्ध के दौरान इस प्रकार की रणनीति काफी घातक साबित हो सकती है क्योंकि विरोधी ताकतें वास्तविक लड़ाई लड़ने से पहले ही थक जाएंगी। तो क्या वे हम पर हमला करने जा रहे हैं? हम सम्राट के आदेश के तहत किनले के आधिकारिक राज्याभिषेक के लिए जा रहे हैं। क्या यह उनकी सत्ता को सीधी चुनौती नहीं है? रिया ने उत्सुक भाव से पूछा। किसने कहा कि वे हम पर युद्ध छेड़ने जा रहे हैं? कैथरीन ठंडे भाव से बोली। कैथरीन ने बुदबुदाते हुए कहा, वे बस हमें परेशान करेंगे और हमारे लिए परेशानी खड़ी करेंगे और जेनिथ तक पहुंचने से पहले हमारी मानसिक स्थिरता को हिलाने की कोशिश करेंगे। एलेक्स ने कैथरीन की ओर सिर हिलाया और विश्लेषण किया कि उसने जो कहा वह सही था। चूहे और बिल्ली का एक दूसरे के साथ खेलने का खेल शुरू हो चुका था। सैनिक, उन्हें घेरने की कोशिश करो और उनके भागने का रास्ता बंद करो। एक परिधि बनाएं और उन्हें वहां बांधें। एलेक्स ने आदेशों की एक श्रृंखला दी और जो सैनिक अव्यवस्थित रूप से लड़े थे, उन्होंने तुरंत खुद को व्यवस्थित कर लिया। रिया और क्रिस्टीना, कैथरीन की रक्षा करें। इस बीच, मुझे कुछ मजा लेने दो, एलेक्स ने उदासीन स्वर में बुदबुदाया और उसकी आंखें हत्या के इरादे से चमक उठीं। एलेक्स ने अपनी पीठ से बड़ी बड़ी तलवार निकाली और उसे मैना से ढंक दिया जिससे हिंसक चीखें निकलने लगीं। वह भारी ठुमके के साथ आकाश में ऊंची छलांग लगाता है। प्रभाव से उसके नीचे की धूल और मलबा उड़ गया और उसकी पत्नियों पर जा लगा, जिससे वे उसी समय उस पर चिल्लाने लगीं। जैसे ही एलेक्स ने अपना नाम सुना तो उसने जोर से लार निगल ली और उसकी पीठ में छेद हो गया। निश्चित रूप से किसी को किसी महिला के मेकअप के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। एलेक्स ने अनावश्यक विचारों को दूर करने के लिए अपना सिर हिलाया और अपने हमले की गति को बढ़ाने के लिए आकाश में उड़ने के लिए फ्लाइट मैजिक का इस्तेमाल किया। जैसे ही उसने अपने मन को जोर से तलवार में डाला, आग की लपटों ने उसकी विशाल तलवार को अपनी चपेट में ले लिया। इतना ही काफी है, एलेक्स ने शिकार के एकत्रित झुंडों को देखते हुए मुस्कुराहट के साथ कहा। बैरियर को गिराओ, एलेक्स ने बड़ी बड़ी तलवार उठाते हुए और उसे अपनी पूरी ताकत से नीचे फेंकते हुए चिल्लाया। बूम! बड़ी तलवार को जमीन की ओर मारा गया जो मिसाइल की तरह उड़कर ध्वनि की बाधा को तोड़ती हुई सीधे एकत्रित शिकार की भीड़ की ओर चली गई। आकाश से उतरने वाले मीटर की भांति वह विशाल तलवार, जो वायुमंडल के घर्षण से जल उठी थी, प्रचंड वेग से नीचे उतरी। उसी समय, आग की एक पतली लाल रेखा पृथ्वी और आकाश से जुड़ती हुई प्रतीत हुई। इससे पहले कि एक शक्तिशाली विस्फोट हुआ, कुछ किलोमीटर के दायरे में सब कुछ हिल गया। बूम! जमीन टूट गई और पेड़ बह गए। जानवर, इंसान और राक्षस जो प्रभाव के केंद्र में थे, उड़ गए और तुरंत नष्ट हो गए। एक छोटे से चमकदार बिंदु से उग्र लाल रंग का एक विशाल गोला विकसित हुआ। उससे निकली गर्मी की मात्रा ने एक दायरे में मौजूद सभी चीजों को निगल लिया और अकेले ही गर्मी ने जीवित प्राणियों को राख के टुकड़ों में भून दिया। कुछ ही सेकंड में आग का गुंबद लगभग 100 मीटर की लंबाई तक पहुंच गया और एक विशाल मशरूम के आकार का बादल बन गया, जिसने सब कुछ जलाकर राख कर दिया। इससे कुछ किलोमीटर की दूरी पर एक जादुई अवरोध बना हुआ था जो इससे टकराने वाली तरंगों से काम जाता था और प्रतीत होता था कि यह नष्ट हो जाएगा और दरारें बन जाएंगी। बैरियर बनाने वाले रक्षकों ने बैरियर टूटने पर परिणाम के बारे में सोचकर खूब पसीना बहाया। एलेक्स की पत्नियां काफी दूर थीं और अचानक उन्हें एक विशाल अंडाकार आकार का गुंबद दिखाई दिया, जिसने पूरी जगह को ऐसे रोशन कर दिया जैसे कि सूरज पहले ही उगाया हो। एलेक्स के हमले से हुए विनाश के पैमाने को देखकर कैथरीन का जबड़ा खुला रह गया और एलेक्स के वहां जाकर मौज मस्ती करने के शब्द उसके कानों में गूंजने लगे। पागल! वह घबराई हुई अभिव्यक्ति के साथ चिल्लाई। क्या इस तरह उसने एमिडॉन को नष्ट कर दिया?
कैथरीन ने संदेह भरी दृष्टि से पूछा। नहीं, क्रिस्टीना ने अपना सिर हिलाते हुए बेतहाशा धड़कते दिल को शांत करते हुए जवाब दिया, लेकिन तभी उसने क्रिस्टीना के शब्द सुने जो वज्र की तरह गिरे। अगर एलेक्स ने उस हमले का इस्तेमाल किया तो पूरा जंगल नष्ट हो जाएगा। उस हमले में पूरे शहर को उड़ा देने की ताकत है। कैथरीन ने अपने कांपते हाथों से अपना मुंह बंद कर लिया। वह जानता था कि एलेक्स मजबूत था, हाँ बेहद मजबूत, लेकिन इस तरह की मारक क्षमता वास्तव में किसी की कल्पना से बाहर थी, जो मौजूद शक्ति के संतुलन को तोड़ती हुई प्रतीत होती थी। अपनी आंखों से देखने के बाद भी उसे इस बात पर यकीन नहीं हो रहा था। क्रिस्टीना, ये कैसे संभव है? क्या एलेक्स के रैंक में कोई बड़े पैमाने पर तबाही का ऐसा हमला कर सकता है? कैथरीन ने कांपते स्वर में पूछा। एलेक्स एक विशेष मामला है। मान लीजिए, एक तलवारबाज अपनी तलवार से एक पहाड़ी को काट सकता है, जबकि एक जादूगर अपने मंत्रों से एक पहाड़ को उड़ा सकता है। एलेक्स, जो दोनों कर सकता है, इसे जोड़ता है। एलेक्स के हमले में जादू और शक्ति हेरफेर का एक अजीब संयोजन था। पहली बात, एलेक्स के पास शानदार तलवार चलाने की तकनीक है और जादू में उसकी महारत उसे आर्कमेज का खिताब दिलाने के लिए पर्याप्त थी। इन दोनों को मिलाकर वह रैंक पर व्यापक हमला कर रहा है। यह कोई असंभव काम नहीं है, लेकिन इसके लिए व्यक्ति को तलवारबाजी और जादू दोनों में उच्च निपुणता हासिल करनी होगी। इसके अलावा, दोनों में महारत हासिल करने में लगने वाले समय के साथ साथ उनमें पूरी तरह से सामंजस्य बिठाने की भी जरूरत है, अन्यथा हमला बेकार हो जाएगा। क्रिस्टीना ने एक विशेषज्ञ की तरह बुदबुदाते हुए कहा, और जैसा कि आप जानते हैं, अब तक कोई भी दो रास्तों पर चलकर शीर्ष तक नहीं पहुंच सका है। उसे छोड़कर, कैथरीन ने कड़वी मुस्कान के साथ कहा। देखो, क्या मैंने नहीं कहा कि हमारा पति महान है? रिया ने कैथरीन को चिढ़ाया। लेकिन उसकी आशा के विपरीत, कैथरीन ने उसकी बातों से सहमति जताई और रिया को आश्चर्यचकित करते हुए, आश्चर्य से दृश्य को देखते हुए अपना सिर हिलाया। उसी समय, विस्फोट से कुछ क्षण पहले, क्लैंग 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 क्लैंग, जंगल के दूसरी ओर भयंकर युद्ध चल रहा था। तेज चमक के साथ चिंगारियां चारों ओर उड़ीं, जो धातु के टकराने की आवाज के साथ एक पल में गायब हो गईं। बैंग बैंग बैंग, झड़पों के कारण बनी छोटी शॉकवेव तरंगों ने पेड़ों को नष्ट करते हुए चट्टानों और पत्थरों को तोड़ना शुरू कर दिया। मोडेक अब दानव नकाबपोश व्यक्ति से उलझ रहा था, जो घबराने लगा था क्योंकि वह मोडेक पर एक भी घाव नहीं कर पा रहा था। जितना अधिक वह लड़ता गया, उतना ही अधिक उसे लगता था कि कुछ गड़बड़ है, क्योंकि भले ही वह मोडेक की रक्षा को भेदने में सक्षम नहीं था, मोडेक उस पर एक भी घाव करने में भी असमर्थ था। वह भी मास्टर रैंक पर था और उसकी इंद्रियों को लगा कि मोडेक भी मास्टर रैंक पर था। फिर भी उसे काफी अजीब लगा, क्योंकि उसे लगा कि मोडेक आसानी से उसका सामना कर रहा था और रक्षात्मक रुख अपना रहा था। जैसे ही वे दोनों एक दूसरे से उलझे, उन्हें आसमान से कुछ गिरने की सीटी जैसी आवाज सुनाई दी। शिट! वे दोनों एक ही समय में चिल्लाए और कुछ दूरी हासिल करने लगे, लेकिन एक जोरदार झटके ने उन्हें पीछे से टकराकर गिरा दिया। मोडेक, भीषण विस्फोट देखकर मन ही मन चिल्लाया। महाराज, मैं आपका वफादार अनुयायी हूं, तो आप मुझे इतना मारना क्यों चाहते हैं? मोडेक उस विस्फोट के बाद खुद को बचाने की कोशिश करते हुए राक्षस नकाबपोश व्यक्ति की ओर भागा, जिसने पूरी जगह को हिलाकर रख दिया। जैसे ही विस्फोट हुआ, वहां वनस्पति का कोई टुकड़ा नहीं बचा था और वह स्थान जो जंगल हुआ करता था, वह गहरे भूरे रंग की मिट्टी के साथ बंजर भूमि में बदल गया था, जो जली हुई कुरकुरी लग रही थी। केंद्र में एक बड़ा गड्ढा बन गया था, जबकि दुश्मनों के कई सूखे और जले हुए शव एक तीखी गंध छोड़ते हुए पीछे रह गए थे। अपने ऊपर लगे पेड़ों और धूल को झाड़ते हुए, डेमेंसिस अपनी बुद्धि से डर गया और उसने सोचा कि उसे जितनी जल्दी हो सके भाग जाना चाहिए, अन्यथा वह ताबूत में रखने के लिए किसी भी अवशेष के बिना मर जाएगा। लेकिन जैसे ही उसने भागना शुरू किया, उसने पाया कि मोडेक उसका रास्ता रोक रहा है और उसने अपनी पूरी ताकत से हमला करके उसे भगाने की कोशिश की। लेकिन मोडेक ने अपने हमले को टालने के लिए बस लापरवाही से अपनी तलवार घुमाई। घबराई हुई अभिव्यक्ति के साथ, उसने उससे आगे निकलने का रास्ता खोजने के लिए अपने दिमाग को चलाने की कोशिश की और वह जमीन पर गिर गया। अचानक उसके दिमाग में एक विचार कौंधा। वह अपने पैरों पर खड़ा हुआ और फिर से हमला किया, लेकिन जैसे ही मोडेक ने उसके हमले को टाल दिया, उसने अपना शरीर घुमाया और मुट्ठी भर धूल उसकी आंखों में फेंक दी। आग! कमीने! मोडेक आंखें मलते हुए चिल्लाया। डेमोन्सिस ने मोडेक पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन भले ही वह गंदी चालों से अंधा हो गया था, लेकिन उसकी समझ हमले को टालने के लिए पर्याप्त थी। हालांकि उसे बचाव करना कठिन लग रहा था, फिर भी यह उसे कुछ समय देने के लिए पर्याप्त था, जब तक कि उसकी दृष्टि साफ नहीं हो जाती। डेमोन्सिस ने मोडेक के जीवन का लक्ष्य छोड़ दिया और जल्दी से भागने का फैसला किया। डेमोन्सिस को मौका मिल गया और वह मोडेक के पास से भागते हुए भागने लगा। टकराना! वह अभी कुछ मीटर भी पार नहीं कर पाया था कि एक बड़ी तलवार उसके सामने आ गिरी। वह दर्द से चिल्लाया और वापस कूद गया, लेकिन वह भयभीत हो गया। उसके सिर को चिमटे की तरह कसकर पकड़ लिया गया था और वह पकड़ को हिला नहीं सका। टकराना! एक तेज आवाज के साथ उसका सिर जमीन पर पटक दिया गया, जिससे उसमें एक बड़ा छेद हो गया और एलेक्स ने उसका सिर पकड़कर उठाया और बार बार पटकने लगा।
जैसे ही एलेक्स ने बिना दया के इस विचार को दोहराया, धूल और मिट्टी उसके छिद्रों में चली गई। एलेक्स ने हार्दिक मुस्कान के साथ जी भरकर उसे पटकने के बाद मास्क की ओर हाथ बढ़ाया। देखते हैं तुम्हारा चेहरा कितना बदसूरत है कि तुम्हें इसे नकाब के नीचे छिपाना पड़ता है। मुझे सच में आपके लिए दया आती है कि आप गंदगी जैसे चेहरे के साथ पैदा हुए हैं। मेरी सच्ची संवेदना भाई। एलेक्स के मजाकिया शब्दों को सुनने वाली डेमेंसिस खून की उल्टियां करने से लगभग मर गई। यह अपमान उसके लिए पचाने लायक नहीं था। एलेक्स ने अपना मास्क लिया और मुस्कुराते हुए उसे अपने चेहरे पर पहन लिया। चिंता मत करो डेमोनिस, मैं तुम्हें जो काम सौंपा गया है उसे पूरा करना सुनिश्चित करूंगा। एलेक्स ने उसके सिर की ओर हाथ बढ़ाते हुए बुदबुदाया और उसे शाश्वत अंधकार में भेज दिया। एलेक्स ने अपने आदमियों से वहां आसपास मौजूद बचे हुए लोगों को मारने के लिए कहा। अब योजना को आगे बढ़ाने का समय आ गया है। अल्पविराम डॉट डॉट। एक बाज गुप्त चर्मपत्र लेकर एक विशाल महल के चारों ओर मंडराता रहा और अंततः खिड़की पर उतरा और खिड़की के शीशे पर चोंच मारने लगा। हाथों का एक जोड़ा प्रकट हुआ जो चील को अंदर ले गया। उसने चील को उठाया और उसके पैरों से बंधा हुआ कागज का छोटा सा चर्मपत्र निकाला। छोटे चर्मपत्र कागज को तोड़कर उसने पत्र को खोला और उत्सुक दृष्टि से उसमें लिखी सामग्री का अध्ययन किया। उसकी आंखें चौड़ी हो गईं और उसके होठों पर एक चंचल मुस्कान आ गई। नेताजी, मैंने आपके द्वारा दिए गए कार्य को पूर्णता के साथ पूरा करने का प्रयास किया है। नेवान का राजा एक गर्म खून वाला मूर्ख है जो दूसरों को तुच्छ समझता है। वह सबसे आगे कूदा और पागलों की तरह एक बड़ी कुल्हाड़ी घुमाने लगा। सेना कायरों से भरी थी और सैनिक गड़बड़ कर रहे थे और उन्हें सिखाई गई संरचना को तैनात करने में सक्षम नहीं थे। कुछ तो अपने हथियार फेंक कर भाग गए। हमारे निरंतर हमले के तहत उनमें से कई घायल हो गए और उनके दयनीय हथियारों को काफी नुकसान पहुंचा। मैं चुपचाप अंदर घुसा और नेवान के राजा पर हमला किया। उसका अहंकार उसके सिर पर चढ़ गया और उसे बहुत घायल कर दिया। मैं गंभीर क्षति पहुंचा सकता था लेकिन जनरल मोडेक एक रक्षक के रूप में सामने आए और उनकी रक्षा की। उसने सैनिकों की बागडोर अपने हाथ में ले ली और अपनी पूरी ताकत से उसने हमारी सेनाओं को साफ कर दिया। तुम्हें उससे सावधान रहना होगा। वह काफी मजबूत हैं और एपिक रैंक तक पहुंच चुके हैं। हमें उसे कम नहीं आंकना चाहिए। नेता, अफसोस है कि मैं वापस नहीं लौट सकता क्योंकि मोडेक ने उस पर ट्रैकिंग कौशल डाल दिया था। मैं अब इससे छुटकारा नहीं पा रहा हूं और लड़ाई में मैं घायल भी हो गया हूं और मुझे अपनी जान बचाने के लिए भागना पड़ा है। तो आपका यह विनम्र सेवक क्षमा चाहता है। कागज मोड़ते हुए वह आदमी हंसा और बुदबुदाया, चलो उनके लिए एक भोज का आयोजन करें और उनके घावों पर नमक छिड़कें। चीजों की देखभाल करने और आज रात हुई लड़ाई के निशान मिटाने के बाद एलेक्स की सेना ब्राइट किंगडम में प्रवेश कर गई जिसके बाद मुख्य शहर मौजूद थे। अंततः उन्हें बड़े बाढ़ वाले निगरानी टावरों और चौकियों का सामना करना पड़ा। ये प्रत्येक साम्राज्य द्वारा स्थापित एक साधारण चेकपोस्ट था और इसे सीमाओं पर स्थापित किया जा सकता था और आमतौर पर लोगों की एक बटालियन होती थी जो यहां अपनी शिफ्ट बदलती रहती थी, जिन्हें ज्यादातर उच्च अधिकारियों द्वारा पीड़ित होने के लिए यहां भेजा जाता था। यदि आपके राज्य में बार बार युद्ध होता था तो ये लोगों के लिए एक मृत क्षेत्र था, लेकिन जब आपके राज्य में स्थायी शांति होती है तो यह व्यवसाय का स्थान बन जाता है। सजा के तौर पर यहाँ भेजे गए ये लोग दूसरे लोगों से फिरौती लेकर उन्हें यहाँ आने का अधिकार देकर काफी मुनाफा कमाते हैं। वास्तव में युद्ध की स्थिति में इस गार्ड और वॉच टावर का कोई उपयोग नहीं था, वे केवल दूसरों को डराने के लिए मौजूद थे। जैसे ही एलेक्स की सेना अंदर आई, एलेक्स ये देखकर आश्चर्यचकित रह गया कि गार्ड अपने हथियार लेकर खड़े थे और हम पर निशाना साध रहे थे। भिखारियों, तुम सब कौन हो? उनके सामने खड़ा एक आदमी चिल्लाया। एलेक्स ने अपने सैनिकों को अपना रूप बदलने और अपने सभी टूटे हुए हथियार और जंग लगी तलवारें बाहर निकालने के लिए कहा था ताकि उन योद्धाओं की तरह व्यवहार किया जा सके जिन्होंने बहुत कुछ सहा है। अब समय आ गया है कि उनके अंदर के ऑस्कर स्तर के कलाकार बाहर आएं और अपना कौशल दिखाएं। रुकना। एलेक्स ने अपना हाथ लहराया और जो टुकड़ी आगे बढ़ रही थी वह तुरंत रुक गई। यहां तक कि युद्ध के घोड़े भी जिन पर सैनिक सवार थे, तुरंत स्थिर हो गए जैसे कि एलेक्स की आज्ञा ही कानून हो। आदमी का सवाल सुनकर एलेक्स ने उपहास के साथ अपनी भौहें ऊपर उठाईं। हालांकि उसके लोगों के पास टूटे हुए हथियार थे और उसने जीर्ण शीर्ण कवच पहन रखा था, फिर भी यह इस तथ्य को नहीं छिपा सकता कि यह एक सेना थी जो आधिकारिक ध्वज के साथ मार्च कर रही थी। यहां तक कि एक मूर्ख भी इस अंतर का अनुमान लगा सकता है। यह उनके लोगों का सीधा अपमान था, लेकिन एक अच्छे स्तर के अभिनेता के रूप में उन्हें अपनी योग्यता साबित करनी थी। जबकि एलेक्स ने उस व्यक्ति के इरादे पर विचार किया। एलेक्स केवल दो स्थितियों के बारे में सोच सकता है। या तो इस व्यक्ति को अधिकांश अन्य लोगों की तरह अपने नए साम्राज्य की स्थापना और प्रतीक के बारे में नहीं पता था, या इस व्यक्ति को ऊपर से इस तरह का कार्य करने के लिए कहा गया था। घुंघराले काले बालों वाले एक मोटे आदमी को अपने चेहरे पर बड़ी मुस्कुराहट के साथ घूरते हुए देखकर एलेक्स पहले से ही उसके प्रति सहानुभूति रख सकता है।
इस लड़के को एक विशिष्ट तोपचारा अतिरिक्त होने की गारंटी दी गई थी, जिसने सोचा था कि उसे जो करने के लिए कहा गया था उसे करने के बाद उसे पुरस्कृत किया जाएगा, लेकिन केवल उसके जैसा एक अनुभवी और उत्साही चुन्नी लड़का ही जानता है कि उसका भाग्य कैसे खत्म होने वाला है। एलेक्स ने अपने आदमी की ओर देखा और अपनी आंखें घुमा लीं। माँ, नहीं, मेरा मतलब एयोन है, बस जाओ और परेशान करने वाले मामले को सुलझाओ, एलेक्स ने आदेश दिया। मैक्स भेजने से आवश्यकता से अधिक परेशानी हो सकती है। एयोन घोड़े से उतरकर उस आदमी के पास गया और सौम्य स्वर में पूछा, हेलो दोस्त, क्या बात है? तुम सब कौन हो? पहले अपने आप को पहचानो। क्या आप उस विद्रोही सेना के सदस्य हैं जो यहाँ से घुसपैठ करके ब्राइट में दंगा करने वाली है? अगर आप ये सोच रहे हैं तो अपनी नादान सोच बंद कर दीजिए। हम ब्राइट के गौरवान्वित और समर्पित नागरिक हैं जो आपको अतिक्रमण करने से रोकने के लिए अपनी जान दे देंगे। हो सकता है कि हम आपको रोक न सकें, लेकिन हम आपको अपूरणीय क्षति पहुंचा सकते हैं। एयोन, जो सिर्फ एक दोस्ताना बातचीत करना चाहता था, उस आदमी को साहस से भरे ऐसे वीरतापूर्ण शब्द बोलते हुए देखकर एक पल के लिए स्तब्ध रह गया। उसे ऐसा लगा मानो उसने दशक का कोई चुटकुला सुन लिया हो। हालांकि उसने अभी भी अपनी मित्रतापूर्ण मुस्कान बनाए रखने की कोशिश की, लेकिन वह अंदर ही अंदर कोस रहा था। तुम्हारे पास कम से कम उन शब्दों को बोलने की ताकत होनी चाहिए। तुम अपनी जान देना चाहते हो? क्या आपके पास लेटने के लिए भी पर्याप्त आदमी हैं? आप बस एक साधारण सी छींक से उड़ जाएंगे। एयोन ने उस व्यक्ति पर व्यंग्य किया जो केवल स्क्वायर रैंक पर था, जबकि अधिकांश अनुवर्ती जागरूक नहीं थे। नहीं, ये बात नहीं है। क्या आप वहां झंडा लहराता हुआ देख सकते हैं? हम लियोनहॉट साम्राज्य की एक सेना है जिसे पहले नेवान के नाम से जाना जाता था। आप वहां राजा को उस आदमी के कंधों पर आराम करते हुए घोड़े पर बैठे हुए देखते हैं और वह बुरी तरह घायल हो गया था। एयोन अपनी उंगलियां दिखाते हुए बोला। उस आदमी ने झंडे की ओर देखा और एलेक्स की ओर देखा जो खून खांस रहा था और उसका चेहरा कागज की तरह पीला पड़ गया था। वह गंभीर रूप से घायल लग रहा था। मैं तुम्हें अनुमति नहीं दे सकता। आपको मुझे सबूत देना होगा, वह व्यक्ति धर्मपूर्ण स्वर में बोला। एयोन ने पीछे देखा और एलेक्स से संकेत पाकर एक सोने का सिक्का दिया और अपनी आस्तीन में खींच लिया। क्या कर रहे हो? मैं तो ईमानदार आदमी हूं। मैं अपना काम राज्य के प्रति पूर्ण निष्ठा से करता हूं। एयोन ने एक और सोने का सिक्का निकाला और उस आदमी के हाथ में रख दिया, लेकिन उसे दिए गए पैसे न लेते देख एयोन ने अपना सिर हिलाया और उसकी अभिव्यक्ति ठंडी हो गई। भाई, अपना काम ईमानदारी से करने के लिए मैं तुम्हें सलाम करता हूं, लेकिन आप जेनिथ में होने वाले राजा के राज्याभिषेक में देरी कर रहे हैं। सम्राट ने स्वयं महामहिम एलेक्स को आमंत्रित करने का फरमान जारी किया। अगर आप हमें यहां से आगे बढ़ने की इजाजत नहीं देंगे, फिर तो ठीक है, हमें कोई समस्या नहीं होगी, लेकिन क्या आप ऐसा करने के परिणामों को संभाल सकते हैं? न केवल आप बल्कि आपका पूरा साम्राज्य। एयोन उस आदमी पर अपनी उंगलियां उठाते हुए गुस्से में चिल्लाया। क्या आपको लगता है कि आप जिम्मेदारी ले सकते हैं? उसकी बातें सुनकर उस आदमी की पीठ पसीने से भीग गई। उसके गुर्गे, जो चेहरे पर व्यंग्यपूर्ण मुस्कान के साथ वहां खड़े थे, को अचानक लगा कि उनका स्केल सुन्न हो गया है। उस आदमी ने अचानक एयोन का हाथ पकड़ लिया और मुस्कुराते हुए बुदबुदाया। जब मैं बच्चा था, मेरे पिता ने मुझे बहुत सी चीजें सिखाईं। उन्होंने कहा था कि किसी को रिश्वत नहीं लेनी चाहिए, लेकिन अगर कोई विनम्रता से रिश्वत देता है, तो उसे शालीनता से लेनी चाहिए। उसने बात की और एयोन से सिक्के ले लिए और चिल्लाया, रास्ता छोड़ो, उन्हें गुजरने दो। आदमी ने आदेश दिया। एयोन मुस्कुराया और अपना हाथ हिलाया। वह व्यक्ति जिसने पूरी सेना को वहां से गुजरते हुए देखा, न जाने क्यों, लेकिन कई लोगों की ओर से उसे सहानुभूति भरी निगाहें मिल रही थीं। उनके जाने के बाद उसने राहत की सांस ली और 2 सोने के सिक्कों से अपना पसीना पोंछा, जो उसके वेतन के 10 साल के बराबर थे। हे, मुझे दोनों तरफ से फायदा हुआ है। उसने बुदबुदाया और दूध से नेवान के राजा की स्थिति को शीघ्र सूचित करने को कहा, जो बुरी तरह घायल लग रहा था। सेना बिना किसी बाधा के अन्य स्थानों पर सुरक्षित रूप से चली गई और बिना किसी परेशानी के उन्हें पहले ही छूट दे दी गई। कभी कभार कुछ उत्पीड़न हुए जो उनकी मानसिकता को झकझोरने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन सेना द्वारा उन पर प्रतिक्रिया न करते देख उन्हें लगा कि वे जवाबी कार्रवाई करने के लिए बहुत कमजोर हैं या फिर घायल होने के बाद फिर से लड़ने के लिए बहुत थक गए हैं। फिर भी तथाकथित शांतिपूर्ण यात्रा समाप्त हो गई क्योंकि उन्हें एक ड्यूक के क्षेत्र से गुजरते समय रोक दिया गया था। ये ड्यूक वॉलमार्ट का क्षेत्र था और ड्यूक ने ही उन्हें रोका था। शत्रुतापूर्ण इरादे को भांपते हुए उसके चेहरे के भाव थोड़े बदल गए। माननीय राजा और नेवान की रानी, कृपया इसे गलत तरीके से न लें। हमारा कोई शत्रुतापूर्ण इरादा नहीं है। एलेक्स थकी हुई नजरों से गाड़ी से बाहर निकला और पूछा, आप क्या चाहते हैं? ड्यूक वॉलमार्ट ने एलेक्स को घूर कर देखा, जिसे नीचे गिरने से बचाने के लिए सहारे के कंधों की जरूरत थी। उसके दाहिने हाथ पर पट्टी बंधी थी जिससे लग रहा था कि वह गंभीर रूप से घायल है। सिपाहियों के चेहरे भी उतने अच्छे नहीं लग रहे थे। उनके शरीर पर कई खरोंचें और चोटें थीं और उनके चेहरे पर थकान साफ झलक रही थी।
वे ऐसे लग रहे थे मानो वे नरक से गुजरे हों। ड्यूक वॉलमार्ट ने अपना सिर झुकाया और कहा, नेवान के माननीय राजा, हमने सुना है कि नेवान के नवनामित लियोनहॉर्ट के अभियान बल यहाँ से यात्रा करेंगे, इसलिए मैं और अधिकांश मंत्री अन्य रईसों के साथ आपका स्वागत करने के लिए यहाँ आए हैं। अतीत में ब्राइट और नेवान के बीच थोड़े बहुत झगड़े हुए होंगे, लेकिन वे सभी चीजें अब अतीत में हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि एक कहावत है कि न तो शाश्वत मित्रता होती है और न ही शाश्वत शत्रु। हम लियोनहॉर्ट के राज्य की निकटतम सहायता बनने के इच्छुक हैं। ड्यूक वॉलमार्ट ने विनम्र स्वर में बात की। एलेक्स ने अपना सिर हिलाया और बोलने ही वाला था, लेकिन उसे जोर जोर से खांसी आ रही थी और उसकी सांसें फूल रही थीं और ऐसा लग रहा था कि उसके घाव खुल गए हैं। एलेक्स को अंदर ले जाओ और उसका इलाज करो। मैं यहाँ से चीजें ले लूंगा। सभी ने एक तेज कर्कश आवाज सुनी, जिसके बाद एक महिला का अवतरण हुआ जो बिल्कुल स्वर की परी की तरह लग रही थी। जिसने भी उसे देखा उसने अपनी लार गटक ली और एक पल के लिए उनकी धड़कनें भी थम गईं। उसके पीछे पीछे एक और महिला उतरी, जिसकी खूबसूरती एक दूसरे को टक्कर दे रही थी। हालांकि उसने घूंघट पहन रखा था, लेकिन वह दूसरों की नजरें हटाने में सक्षम नहीं थी, बल्कि इसने उनका ध्यान घूंघट के नीचे का चेहरा देखने की ओर आकर्षित किया। खांसी खांसी, कैथरीन, यहाँ सामान ले जाओ और सावधान भी रहो, एलेक्स ने गाड़ी पर चढ़ते समय उसके कानों में फुसफुसाया। कैथरीन उदासीन भाव के साथ अनगिनत निगाहों के नीचे लालित्य के साथ आगे बढ़ी और बोली, आपसे मिलकर अच्छा लगा, ड्यूक वॉलमार्ट। खुशी मेरी है, रानी कैथरीन। कैथरीन ने सिर हिलाया और उनसे रोकने का कारण पूछा। महामहिम, हमने उन दुर्भाग्यपूर्ण घटनाओं के बारे में सुना है जो ब्राइट की सीमा पर आप सभी को झेलनी पड़ी हैं। मैं आपको आश्वस्त कर सकता हूं कि इस तरह के घृणित कार्य में हमारे राज्य का कोई हाथ नहीं था, फिर भी हम उन गलतियों से अवगत हैं जिनके कारण ऐसी घटनाएं हुई। हमारी लापरवाही के कारण आपके लोग और सैनिक गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। तो हम आपसे माफी मांगना चाहते थे। हम आपसे अनुरोध करते हैं कि आप हमारे स्थान पर रुकें और अपनी यात्रा जारी रखने से पहले थोड़ा स्वस्थ हो जाएं। इसके अलावा हमने आप सभी के लिए कुछ सच्चे उपहार भी तैयार किए हैं। ड्यूक वॉलमार्ट ने याचना भरे भाव से अपना अपराध व्यक्त करते हुए बात की। कैथरीन, जिसने उसे ध्यान से देखा, अपनी भौहें उठाईं और ठंडे स्वर में बोली, ड्यूक वॉलमार्ट, आपके दयालु इरादे के लिए धन्यवाद, लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि आपके पक्ष में अभी भी ईमानदारी की कमी है? आपका क्या मतलब है? ड्यूक वॉलमार्ट ने स्तब्ध भाव से पूछा। चूंकि यह आपके राज्य की लापरवाही थी, तो क्या शाही परिवारों के सदस्यों द्वारा ऐसा संकेत नहीं दिया जाना चाहिए? कैथरीन ने अपने होठों पर फीकी मुस्कान के साथ पूछा। महामहिम को ऐसे अशिष्ट व्यवहार के लिए खेद है, लेकिन एक दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति उत्पन्न हो गई थी, इसलिए मुझे महामहिम के स्थान पर ऐसा प्रस्ताव देना पड़ा। ड्यूक वॉलमार्ट ने भरोसा किया और स्थिति को समझाना शुरू किया। पहले राजकुमार ने रेगन के राजकुमार के खिलाफ लड़ाई हारने के बाद अपना सम्मान खो दिया था और कई संकटों के बाद अपनी इंद्रियां खो दी थी। महामहिम का हाल ही में निधन हो गया था, जिसके कारण अराजकता का माहौल है। दूसरा राजकुमार सिंहासन हासिल करने का लक्ष्य रखने वाले विद्रोहियों का दमन करते हुए स्थिति को संभालने की कोशिश में इधर उधर भाग रहा है और काफी व्यस्त है। हालांकि वह काफी व्यस्त हैं। उन्होंने आज यहां आने का वादा किया था, इसलिए हमने ईमानदारी से आपसे हमारा प्रस्ताव स्वीकार करने के लिए कहा। कैथरीन ने एक पल के लिए सोचा और उन सैनिकों की ओर देखा जिन्होंने उसे दयनीय आंखों से देखा और अंत में सिर हिलाया। ड्यूक वॉलमार्ट गर्मजोशी से मुस्कुराए और चिल्लाए, मेरे आदेश दीजिए, किंग एलेक्स के लिए स्वागत समारोह तैयार करें। हम आज अपनी हवेली में एक भोज का आयोजन करने जा रहे हैं। पूरे ड्यूकडॉम को उनकी उपस्थिति का जश्न मनाने दीजिए और दुनिया को दिखाने दीजिए कि हम मेहमानों के साथ कितना अच्छा व्यवहार करते हैं। महामहिम, कृपया हमारा अनुसरण करें, ड्यूक वॉलमार्ट ने कैथरीन के करीब आते हुए कहा। अभियान दल ने उनका बारीकी से पीछा किया, जबकि वहां मौजूद मंत्रियों ने कैथरीन और क्रिस्टीना की जी भरकर प्रशंसा की और उनकी प्रशंसा की। हालांकि कैथरीन इस सब के प्रति उदासीन थी और इन बातों को अपने कानों में नहीं डालती थी, क्रिस्टीना उन सभी लोगों से थोड़ी नाराज थी जो उसे मक्खन लगा रहे थे। कैथरीन के विपरीत, जो इसकी काफी आदी थी, क्रिस्टीना इसके प्रति प्रतिरोधी नहीं थी। इसके अलावा, अगर कोई सेना में ऐसा करने की हिम्मत करता था, तो वह उसे सबक सिखाना सुनिश्चित करती थी और नेवान में केवल वही व्यक्ति मरना चाहता था। अगर उसकी इंद्रियां धूमिल हो जाती तो वह इस तरह का व्यवहार करता। ड्यूक वॉलमार्ट, जो काफी शालीनता से बोल रहे थे, ने पूछा, लेडी क्रिस्टीना, जहां तक मुझे पता है, ऐसा लगता है कि आपने घूंघट नहीं पहना है। क्रिस्टीना ने दुखी स्वर में बुदबुदाते हुए कहा, दुर्भाग्यपूर्ण घटना के कारण मुझे घूंघट पहनना पड़ा। ओह, वह कौन सी दुर्भाग्यपूर्ण घटना हो सकती है, लेडी क्रिस्टीना? क्या हमारे साथ दर्द साझा करना संभव होगा? ड्यूक वॉलमार्ट ने गर्मजोशी भरी मुस्कान के साथ बात की। बेशक, अगर यह निजी मामला है तो मना करना ठीक है। क्रिस्टीना ने अपना सिर हिलाया और अपना घूंघट उठा लिया। उसके आसपास के लोग, जिन्होंने ये दृश्य देखा और उसके चेहरे को देखने के क्षण का इंतजार कर रहे थे, अचानक मूर्तियों की तरह स्थिर हो गए।
उसका चेहरा देखकर सभी के सीने में तेज दर्द हुआ और ऐसा लगा मानो उन पर वज्रपात हो गया हो। हालांकि कोई यह कह सकता है कि उसका चेहरा खूबसूरत था, लेकिन पहले जैसा था, अब उस पर गंभीर दाग पड़ गए हैं। लेडी क्रिस्टीना, आपके चेहरे को क्या हुआ? ऐसा बुरा काम करने का साहस कौन कर सकता है? उसके आसपास के लोग क्रोधित स्वर में बड़बड़ाने लगे और यह वास्तविक गुस्सा था क्योंकि वे सोच रहे थे कि वह क्रूर कमीना कौन था जिसने एक फूल को इतना नुकसान पहुंचाया। एमिडोन के साथ युद्ध के दौरान मुझे घाव के निशान मिले। ये तब था जब एमिडोन के राजा ने हम पर हमला किया। क्रिस्टीना ने अपने आसपास के लोगों को घूरते हुए बुदबुदाया। तुम्हें मुझ पर दया करने की जरूरत नहीं है। जेनिथ पहुंचने पर मैं पुजारी से इससे छुटकारा पाने के लिए कहूंगा। तो कृपया मेरी बात का बुरा न माने। उद्धरण चिन्ह। हालांकि उसने ऐसा कहा, लेकिन कोई भी बातचीत करने के मूड में नहीं था क्योंकि ऐसी तबाही देखने के बाद उनका मूड खराब हो गया था। उनकी व्यवस्था के बाद एलेक्स के अभियान दल ने कुछ आराम किया। ड्यूक वॉलमार्ट ने बूट चाटने वाले की तरह सुखद ढंग से कहा, हमने सभी सम्माननीय लोगों और उन सभी शक्तिशाली लियोनहॉट योद्धाओं के इलाज के लिए शाम को एक शानदार रात्रिभोज का आयोजन किया है। ड्यूक वॉलमार्ट करीब चलना चाहता था और अपनी चापलूसी भरी मुस्कान के साथ और अधिक घनिष्ठ हो गया, लेकिन जैसे ही कैथरीन ने अपना सिर हिलाया, इससे वह उन शब्दों को निगल गया जो वह कहने जा रहा था और उसने अपना मुंह बंद कर लिया। कैथरीन को घूरता देख वह थोड़ा पीछे हट गया। शाम को ड्यूक ऑफ वॉलमार्ट मैंशन के अंदर लोगों के स्वागत के लिए एक भव्य मंच तैयार किया गया था, जिसमें एक बड़ा बुफे और लंबा लाल कालीन बिछाया गया था। मोडेक और सभी सैनिक बाहर रुके थे, फिर भी उन्हें ठहरने के लिए एक उपयुक्त स्थान की पेशकश की गई जहां उनकी अपनी दावत थी, लेकिन ये ब्राइट के सैनिकों की डराने वाली निगाहों की उपस्थिति में किया गया था, जिन्होंने कुछ आकस्मिक चुटकुले सुनाए और उनका मजाक उड़ाया। व्यंग्यात्मक स्वर। हॉट हेड मैक्स और मसल हेड एंटवान अपनी उभरी हुई मांसपेशियों की ताकत दिखाना चाहते थे, लेकिन बूढ़े मोडेक ने उन्हें तुरंत रोक दिया। फिर भी वहां काफी शांतिपूर्ण माहौल था। हाँ, जाहिरा तौर पर यह शांतिपूर्ण था। भोज के दूसरे छोर पर एलेक्स ने प्रवेश किया और उसके बाद उसकी दोनों पत्नियां आईं। जैसे ही वह अंदर चला गया सबकी निगाहें उस पर टिक गईं। ये ईर्ष्या, घृणा और घृणा युक्त भावनाओं का मिश्रण था। एलेक्स जानता था कि ये लोग उसे हेय दृष्टि से देखेंगे, उससे ईर्ष्या करेंगे और उसका मजाक उड़ाने की कोशिश करेंगे। लेकिन कुछ क्षणों के बाद वह अपनी हंसी नहीं रोक सका क्योंकि उसे उनकी ईर्ष्या का कारण पता चला। वे अधिक ईर्ष्यालु थे क्योंकि उनकी पत्नियां और बेटियां उसके रूप रंग पर मोहित हो गई थी बजाय इसके कि उसे धर्मपरायण पत्नियों से विवाह करने का अवसर मिला। ये सब तब शुरू हुआ जब इन रईसों और मंत्रियों ने उनकी पत्नियों और उनकी सुंदरता की प्रशंसा करने की कोशिश की, जिससे वे क्रोधित हो गए। लेकिन अब उनकी पत्नी की बारी थी क्योंकि उनकी नजरें एलेक्स पर थीं, भले ही उनका चेहरा पीला और घिसा पिटा था। काफी सुंदर था। जैसे ही एलेक्स उनके साथ सौम्य बातचीत में लगा, एक तेज आवाज गूंजी। हर कोई उज्ज्वल साम्राज्य के दूसरे सूर्य, प्रिंस एडवर्ड का स्वागत करता है। एलेक्स ने वाइन का घूंट लेते हुए एक सौम्य मुस्कान के साथ उस आदमी को देखा और उसने एडवर्ड को देखा, उसने एक सौम्य मुस्कान दी और सभी की टिप्पणियों पर सिर हिलाया। उनकी मुस्कुराहट भयानक थी जो उनकी आंतरिक अभिव्यक्ति को छुपा सकती थी। कितना जघन्य कमीना है, एलेक्स धीरे से बुदबुदाया। एडवर्ड ने क्षमा मांगी और अपना सिर एलेक्स की ओर कर दिया। जैसे ही उनकी नजरें मिली, हर किसी को चारों ओर चिंगारियां उड़ती नजर आईं। एडवर्ड, जिसके चेहरे पर अभी भी गर्म सौम्य मुस्कान थी, ने हिलाने के लिए अपना हाथ उठाया। नेवान के महान राजा से मिलना खुशी की बात है जो पूरी दुनिया में मशहूर हैं और उनका नाम बचपन से ही चर्चा का विषय रहा है। एलेक्स उसके शब्दों में व्यंग्य सुन सकता था, लेकिन फिर भी उसके चेहरे पर मुस्कान बनी रही और उसने अपना सिर हिलाया। हा, सर एडवर्ड, मैं इसे एक प्रशंसा के रूप में लूंगा। वैसे, हमें यहाँ आमंत्रित करने के लिए धन्यवाद। मेरे सैनिकों को कुछ आराम की जरूरत थी, इसलिए हमें। एलेक्स बोला। एडवर्ड ने बस अपना सिर हिलाया और बुदबुदाया, आप हमें शर्मिंदा कर रहे हैं। सम्मान हमारा है। मैं तुम्हारी तीसरी पत्नी को नहीं देख सकता। वह कहाँ है? क्या आप रिया के बारे में बात कर रहे हैं? वह यहाँ आने में थोड़ी झिझक रही थी। तो वह अपने कमरे में आराम कर रही है। ठीक है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं चाहता था कि वह अपनी उपस्थिति से मेरे राज्य की शोभा बढ़ाए। चूंकि वह नौकरानी है और हमेशा छुपी रहती है, उसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता था। नौकरानी होने के कारण उसे यहाँ आने से रोका जा सकता है, लेकिन किंग एलेक्स, यदि आप ये सोचकर उसे यहाँ नहीं लाए हैं कि इससे आपकी गरिमा कम हो जाएगी तो आपको इसके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। मेरे लोग खुले विचारों वाले हैं और वे स्थिति के आधार पर लोगों में अंतर नहीं करते हैं। यदि वह नौकरानी भी हो तो भी उसे यहाँ प्रवेश करने का अधिकार है। एलेक्स ने अपनी आंखें सिकोड़ ली क्योंकि उसने महसूस किया कि एडवर्ड बार बार रिया पर एक नौकरानी और आम आदमी के रूप में जोर दे रहा था। यहाँ तक कि कैथरीन और क्रिस्टीना के हाव भाव भी थोड़े सख्त हो गए क्योंकि वे एडवर्ड के इरादे से पूरी तरह वाकिफ थीं। वह न केवल उसे अपमानित कर रहा था, बल्कि वह एलेक्स के धैर्य की भी परीक्षा ले रहा था।
एडवर्ड, जो जानता था कि एलेक्स उसकी पहचान जानता था और उम्मीद करता था कि वह एक गुस्सैल व्यक्ति होगा, उसने चारों ओर घूमना और गाली देना शुरू कर दिया। लेकिन उसकी उम्मीदों के विपरीत, बोलते समय एलेक्स के चेहरे पर मुस्कुराहट बनी रही। चिंता न करें सर एडवर्ड, अगली बार जब हम आपसे मिलने आएं, हम निश्चित रूप से इसे ध्यान में रखेंगे। एडवर्ड की अभिव्यक्ति थोड़ी लड़खड़ा गई क्योंकि एलेक्स उसके उकसावे में नहीं आया। पार्टी हमेशा की तरह चली। पुरुषों द्वारा अपनी पत्नियों को बेतहाशा घूरने और महिला द्वारा उसे घूरने के अलावा और कुछ नहीं हुआ। लेकिन उत्सव के अंत में, एडवर्ड एलेक्स के करीब आया और फुसफुसाया, मैं तुम्हारा अहंकार और वो आंखें देख सकता हूं जिनसे तुम मुझे नीची दृष्टि से देख रहे हो। आप सोचते हैं कि आप अजेय हैं क्योंकि आप अधिक शक्तिशाली हैं। यह अभी भी अज्ञात है कि क्या अभियान बल जेनिथ तक पहुंच सकता है, और यदि पहुंच भी जाता है, तो क्या यह एक टुकड़े तक पहुंच पाएगा। आप जल्द ही हंसी का पात्र बनने वाले हैं और आपके कमजोर सैनिकों और घायल होने की छवि पहले ही दूर तक फैल चुकी है। ये दर्शाता है कि आप कितने कमजोर हैं। कौन जानता है, तुम पहले से ही सड़क पर मर रहे हो। अपने साथ की सुंदरियों को कष्ट सहना बहुत बुरा लगता है, लेकिन आपकी मृत्यु के बाद चिंता न करें, वे जल्द ही अपना नया घर ढूंढ लेंगी। एलेक्स, जिसने हर शब्द सुना, ने अपना सिर हिलाया और कहा, मुझे इस सब के बारे में सूचित करने के लिए धन्यवाद। तो अलविदा, और आपको शुभकामनाएं भी, एलेक्स ने उसके कान में फुसफुसाया। एलेक्स क्रिस्टीना और कैथरीन के साथ कमरे में दाखिल हुआ जहां काले कपड़े पहने एक लड़की बैठी थी। एलेक्स ने कोट फेंक दिया और आह भरी, हाँ, मैं उस कमीने को मारना चाहता हूं। कैथरीन उसे देखकर हंस पड़ी। अब तुम्हें कार्रवाई करने की जरूरत नहीं है। मैं देख सकता हूं कि आप इस सब से कितना थका हुआ महसूस कर रहे हैं। आप थोड़ा आराम कर सकते हैं। एलेक्स ने सिर हिलाया और सोफे पर बैठ गया। छाती पर चिपकी कमीज अचानक उभर गई और ऊपर का बटन उड़ गया। चेहरे के हाव भाव थोड़े बदल गए और शरीर छोटा हो गया। बहन कैथरीन, बड़े भाई के रूप में अभिनय करना कठिन है। जब वह ये सब बकवास कर रहा हो तो मैं दूसरे पक्ष को डांट भी नहीं सकता। क्रिस्टीना उसे शिकायत करते देख मुस्कुराई, चिंता मत करो एलिस, तुम्हारा बड़ा भाई जल्द ही उन्हें निराशा का मतलब बताएगा। ड्यूक वॉलमार्ट के क्षेत्र में पहुंचने से कुछ घंटे पहले, जब लियोनहॉर्ट के अभियान दल क्षेत्र से गुजर रहे थे, तो धातु के बजने की तेज आवाज ने तुरंत सभी को भयभीत कर दिया। लियोनहॉर्ट की सेना ने त्वरित प्रतिक्रिया व्यक्त की और अपनी चौकसी बढ़ा दी। अब तक, वे पहले ही खुद को रक्षात्मक स्थिति में तैनात कर चुके थे। रक्षकों ने अपनी ढालें उठाईं और शाही गाड़ी के चारों ओर सुरक्षा उपायों के लिए एक ऊंचे रक्षात्मक टॉवर का निर्माण करते हुए एक दूसरे पर बंद किए गए विशाल लोहे के टावरों की ढालें निकाल लीं। दीवार ने मुड़कर राजा की गाड़ी का चक्कर लगा लिया और राजा को किसी भी संभावित तीर के गोले से बचाया। सबसे शक्तिशाली योद्धाओं ने पहले ही अपनी बटालियनें निकाल ली थीं और क्षेत्र में गश्त करते हुए ऊंचे पेड़ों के बीच से गुजरते हुए आगे बढ़ गए थे। उनके लंबे बाल हवा में लहरा रहे थे और उनका लंबा कद हर किसी को सुरक्षा का एहसास करा रहा था। एयोन और बेन जो नेतृत्व में थे, दो क्रूर बाघों की तरह थे जो ध्यान से देख रहे थे कि हवा में लहराती उनकी गहरी लाल टोपी के साथ क्या हो रहा था। लियो, जो गाड़ी के सामने खड़ा था, ने कर्कश भयंकर दहाड़ निकाली और दूसरों को चेतावनी दी क्योंकि उसकी आंखों में हत्या का भयानक इरादा झलक रहा था। एयोन चारों ओर देख रहा था और अचानक उसने अपना हाथ उठाया। उसकी आंखों के सामने एक तीर की चमक दिखाई दी, लेकिन एयोन तेज था और उसने उसे अपने हाथ से पकड़ लिया। बकवास, एयोन ने तीर को कुचल दिया, जबकि बेन ने चिल्लाने और धातु की आवाज को करीब आते हुए सुनकर अपनी आंखें सिकोड़ लीं। एयोन ने आसपास कई आकृतियां देखीं। कुछ लोग मौत से नहीं डरते, एयोन ने कर्कश आवाज में कहा और उसका चेहरा गायब हो गया। भयंकर युद्ध शुरू होने से पेड़ और जमीन हिल गईं, जो जितनी तेजी से दिखाई दे रही थी, उतनी ही तेजी से खत्म हो चुकी थी। एयोन, जिसने कुछ जानकारी हासिल करने के लिए 3 लोगों को पकड़ा था, ने अचानक एक तेज आवाज सुनी, कृपया उसे मत मारो। एयोन ने अपने सामने 100 हथियारों से लैस पैदल सेना को खड़ा देखकर अपनी आंखें सिकोड़ लीं। आप कौन हैं? अपनी पहचान बताएं। बेन ने अपनी तलवार उठाते हुए पूछा। हम इन लोगों को पकड़ने के लिए एक संयुक्त अभियान पर हैं। इन 12 गैंगस्टरों ने कई लोगों की हत्या की थी और संसाधनों को लूटा था। ये देखो, उनके नाम पर 5 सोने के सिक्कों का इनाम है। संयुक्त अभियान दल के कैप्टन ने बात की। एयोन ने सैनिकों से इसे राजा को बताने के लिए कहा। अपराधी को उनके हवाले कर दो, एयोन। एयोन ने पीछे से तेज आदेश सुना और उन्हें ब्राइट की सेना की ओर फेंक दिया। कैप्टन ने सिर हिलाया और वह आदमी जाने ही वाला था कि उसने एक तेज आवाज सुनी। क्या मैंने तुम्हें जाने की इजाजत दी? राजा की आवाज सुनते ही कप्तान की आंखें सिकुड़ गईं और विनम्र स्वर में बोला, महाराज, क्या मैंने किसी प्रकार का अनादर दिखाया है? आपने कहा था कि उनके पास 5 सोने के सिक्के हैं। तो 5 सोने के सिक्के सौंप दो। लियोनहॉर्ट को पैसों की सख्त जरूरत है। 5 सोने के सिक्के बहुत मायने रखते हैं। राजा की बात सुनकर कप्तान की जुबान बंद हो गई। महाराज, हमारे पास इतना पैसा नहीं है।
अगर ब्राइट से बाहर निकलने से पहले मुझे 5 सोने के सिक्के नहीं मिले तो उच्च अधिकारियों को सूचित करें। ब्राइट निश्चित रूप से अपने बकाया से अधिक खो देगा। एलेक्स की आवाज़ पूरी जगह गूंज उठी। हालांकि कैप्टन उसका मजाक उड़ाना चाहता था, उसे पता नहीं क्यों, लेकिन उसे लगा कि जो शब्द उसने सुने थे वे जल्द ही सच होने वाले हैं। इस प्रकार एक के बाद एक उनकी सेनाओं को परेशान किया जाने लगा। कभी कभी उन पर डाकुओं द्वारा हमला किया जाता था, कभी कभी राक्षसों या भाड़े के सैनिकों द्वारा। लेकिन चीजें थकने लगीं और ब्राइट ने कई बार सीमाएं पार की। एलेक्स ने बिना लड़े ही सब कुछ अपने ऊपर ले लिया। उन्होंने ये पूर्वधारणा भी बनानी शुरू कर दी कि राजा एलेक्स एक काया था जो अन्य क्षेत्रों में लड़ना पसंद नहीं करता था। ये कहने जैसा है कि एक शेर भी दूसरी गली में कुत्ते की तरह व्यवहार करता है। जैसे जैसे वे आगे बढ़े, उन्हें अब ब्राइट किंगडम से बड़ी संख्या में पैदल सेना और घुड़सवार नहीं दिखे, लेकिन ब्राइट से लगभग दर्जनों स्काउट्स थे जो लियोनहॉर्ट की सेना के पीछे चल रहे थे और उनकी सेना की गतिविधियों पर बारीकी से नजर रख रहे थे। मैक्स पहले से ही अपना धैर्य खो रहा था और उसने उन्हें मारने की कोशिश करते हुए अपनी कुल्हाड़ी भी निकाल ली, लेकिन आखिरी क्षण में बेन ने उसे रोक दिया। ब्राइट के सैनिकों की अपनी स्वतंत्रता थी और वे कानूनी तौर पर कुछ भी कर सकते थे और अपने राज्य में कहीं भी जा सकते थे। यदि मैक्स और एलेक्स अपने सैनिकों पर हमला करते हैं, तो इससे युद्ध शुरू करने का एक कारण मिल जाएगा और उन्हें दोषी ठहराया जाएगा। उन्हें वापस लड़ने के लिए बस एक उपयुक्त कारण की आवश्यकता थी, लेकिन चूंकि एलेक्स वापस रह रहा था, इसलिए ब्राइट ने उस पर सभी प्रकार की गंदगी फेंक दी। उस दिन दोपहर के आसपास सेना अंततः घने पहाड़ों और जंगल से बाहर निकल गई, जिससे उन्हें राहत का एहसास हुआ, लेकिन शांतिपूर्ण और खुशहाल माहौल लंबे समय तक नहीं रहा। सैनिकों को खुली जगह में असंयमित महसूस होने लगा और वहां चल रही ताज़ी तेज हवा ने उन कमीनों के कारण पैदा हुई उनकी भरी और कष्टप्रद भावना को साफ कर दिया। लेकिन जैसे ही वे बाहर निकले, किले के पास बड़ी संख्या में सैनिकों ने उनका स्वागत किया। सैनिक सशस्त्र और अच्छी तरह से सुसज्जित थे और युद्ध के लिए तैयार थे। ये किला पहाड़ को काटकर बनाया गया था। पहाड़ के एक छोर पर कई वॉच टावर मौजूद थे जिससे तीरंदाजों को रणनीतिक लाभ मिलता था और वहां से पूरा युद्ध क्षेत्र देखा जा सकता था। दो पहाड़ों के बीच एक संकरी घाटी या दर्रा था जो गुजरने का एकमात्र रास्ता था। यदि कोई युद्ध होता, तो इलाके के कारण वे निश्चित रूप से प्रतिकूल स्थिति में थे, और दूसरी ओर ब्राइट पूरी तरह से तैयार लग रहे थे और उन्हें यहाँ एक बड़ा रणनीतिक लाभ मिला था। ऊपर से केवल एक आदेश और लियोनहॉर्ट की सेना को पूर्ण पैमाने पर युद्ध का सामना करना पड़ा। चारों तरफ खून खराबा हो रहा था और माहौल काफी तनावपूर्ण था। जब वे अपने क्रोध और उबलते हुए खून को नियंत्रित करने और अपने सामने आने वाले दुश्मनों को मारने की कोशिश कर रहे थे, तो कई सैनिक हार गए। एलेक्स ने शांत भाव से दृश्य को देखा, जैसे कि वह किसी तरह भविष्यवाणी कर सकता है कि क्या होने वाला है। जैसा कि अपेक्षित था, उन्होंने उनसे लड़ाई नहीं की और बताया कि यहाँ एक सैन्य अभ्यास चल रहा था। एलेक्स, जो पूरी यात्रा के दौरान चुप रहा, उसने पहले ही उन निशानों को उकेर दिया था जिनका उसे बाद में ध्यान रखना था। ब्राइट के ये मैल बहुत ज्यादा हैं। एलिस गुस्से से चिल्लाई। आक्रोश के कारण उसकी छाती ऊपर नीचे हो रही है और उसकी उदास अभिव्यक्ति उसे काफी प्यारी लग रही है। कैथरीन उसे देखकर मुस्कुराए और अपने पैर आगे करके बिस्तर के किनारे पर बैठ गई। एलेक्स ने एलिस को पहले से चले जाने और ब्राइट में छिपने के लिए कहा था। उसने अपने सैनिक तैनात कर दिए थे जो जल्द ही जानकारी हासिल करने के लिए ब्राइट्स में तितर बितर हो जाएंगे। जैसे ही एलेक्स निर्दिष्ट स्थान पर पहुंचा, वह रिया के साथ चुपचाप बाहर निकल गया, जबकि एलिस ने एलेक्स के कार्यभार संभालने का नाटक किया। चूंकि वे एलिस के साथ आए थे, इसलिए एलेक्स के दस्ते के विपरीत उन पर कोई जांच नहीं की गई थी, जिनकी अनगिनत बार जांच की गई थी या उन्हें परेशान किया गया था। इसके अलावा आंखों के रंग को छोड़कर एलिस की शक्ल एलेक्स से काफी मिलती जुलती थी। तो एलेक्स द्वारा दिए गए थोड़े से जादुई हेरफेर मंत्र के साथ वह अपना आकार बदल सकती है। लेकिन ऐसा केवल इसलिए था क्योंकि एलिस का चेहरा किसी तरह एलेक्स के करीब था और वह दिन में 6 घंटे तक जादू बनाए रख सकती थी। सिस्टर कैथरीन, सिस्टर क्रिस्टीना। बिग ब्रदर चुपचाप सह रहा था। ऊपर से उस गंदे बदमाश ने बहन रिया की बेइज्जती कर दी और मैं कुछ खास नहीं कर पाई। एलिस ने कहा, अगर मेरा भाई वहां होता, तो वह उसकी गर्दन काट सकता था। उस कमीने के गंदे सड़े हुए चेहरे को याद करके वह उस चेहरे पर थूकना चाहती थी। एलिस को बड़बड़ाते देख कैथरीन मुस्कुराए और एलिस को एलेक्स की इतनी देखभाल करते देख उसका दिल थोड़ा गर्म हो गया। एलिस, तुम बहुत ज्यादा चिंता कर रही हो। मुझे शेरों का तरीका सिखाने दो, कैथरीन ने क्रिस्टीना की ओर घूरते हुए कहा, जो थोड़ा मुस्कुराई। जब शेर चुपचाप पीछे हट जाते हैं तो इसका मतलब यह नहीं है कि वे पीछे हट रहे हैं, बल्कि वे बस खुद को जवाबी हमला करने के लिए तैयार कर रहे होते हैं। आज की रात ब्राइट के लिए एक अविस्मरणीय रात होगी। हे, कैथरीन के होंठ ऊपर की ओर मुड़ गए। क्रिस्टीना ने असहज भाव से कहा, मैं इसे लेकर थोड़ी चिंतित हूँ। कैथरीन और क्रिस्टीना दोनों ने आश्चर्यचकित भाव से कहा। क्रिस्टीना, तुम किस बारे में चिंतित हो? कैथरीन ने पूछा। नहीं,
नहीं, मुझे गलत मत समझो, मुझे एलेक्स की चिंता नहीं है। क्रिस्टीना ने उन्हें शांत करने के लिए अपना हाथ हिलाया। मैं ब्राइट को लेकर चिंतित हूँ। क्या होगा अगर एलेक्स नियंत्रण से बाहर हो जाए और गुस्से में पूरे किले को मिटा दे? जैसे ही क्रिस्टीना ने अपनी चिंताओं के बारे में बताया, पूरा माहौल शांत हो गया और उसके बाद लार निगलने की आवाज आने लगी। वह एक और रात थी। चमकते चांद को छोड़कर आकाश में कोई तारा नहीं टिमटिमा रहा था। बाकी सब कुछ पिछली रात जैसा ही था, सिवाय इसके कि आज वध की रात थी। एक ऐसी रात जिसने पीड़ा में कई चीखें निकाली और उन्हें निराशा से भर दिया। न जाने क्या हुआ। यह एक ऐसी रात है जिसे आने वाले युगों तक उज्जवल रूप से याद किया जाएगा। हवा के झोंके की तरह रात के पर्दे में ढकी अस्पष्ट आकृतियां चमकती हुई इधर उधर घूम गईं। जैसे ही वे लोगों के बीच से गुजरे, उन्हें केवल हवा का तेज झोंका अपने पास से गुजरता हुआ महसूस हुआ। जैसे जैसे आकृतियां स्थानों से आगे बढ़ती गईं, खून बिखरा हुआ था, शवों के ढेर लगे हुए थे और तीव्र हत्या के इरादे से आकाश भर गया था। श्वास, स्विश, स्विश। जैसे ही लोगों का दस्ता उकेरे गए निशानों से होकर गुजरा, अंधेरे में एक पल के लिए तेज फ्लैश चमका जिसके बाद सिर जमीन पर लुढ़क गए। वर्तमान स्थान तक अनवरत गति से कत्लेआम करने के बाद वे पहाड़ की चोटी पर खड़े होकर नीचे की ओर किले को देख रहे थे। सनमाउंट किला, वह स्थान जहां अधिकांश दुष्ट लोग रहते थे जिन्होंने कई अवसरों पर उसके सैनिकों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की थी। हालांकि कोई बड़े पैमाने पर युद्ध नहीं हुआ, फिर भी उसके कुछ सैनिक सचमुच घायल हो गए। जब वह इस जगह से गुजर रहा था तो उसे तनाव और भारी माहौल याद था, जहां अगर वे अपनी सतर्कता बरतते तो वे किसी भी समय हमला कर सकते थे। दो तरफ के पहाड़ों के बीच की संकरी घाटी में फंसे होने पर अगर स्थिति बदतर हो जाती तो कुलीन वर्ग के अलावा किसी के बचने का कोई रास्ता नहीं बचता। सिर्फ इसलिए कि मैं निष्क्रिय था, आपको लगता है कि आप मेरा सिर हटा सकते हैं? क्या आपको लगता है कि मैं नरम चावल हूं? तुम हरामियों, एलेक्स बुदबुदाया। एलेक्स ने एक भयावह मुस्कान दी और दानव के आकार का मुखौटा लिया और उसे अपने चेहरे पर पहन लिया। रिया, तुम क्या सोचती हो? क्या तुम्हें लगता है कि मैं सुंदर दिखता हूं? एलेक्स चंचल स्वर में बोला। हाँ मेरे भगवान, आप आकर्षक लग रहे थे। यह आपको बुरे लड़के जैसा माहौल देता है जो आपको आकर्षक बनाता है। रिया हंसी। एलेक्स ने रिया के हत्यारे के सूट को देखा जो खून से भीगा हुआ था। शैडो क्वीन का मारने का मूड पूरे जोश में लग रहा था। खांसी खांसी, महाराज, आपको जनता के सामने ऐसा स्नेह प्रदर्शित नहीं करना चाहिए। एलेक्स ने चारों ओर देखा और पेरू की अजीब अभिव्यक्ति देखकर थोड़ा मुस्कुराया। उसके पीछे भेड़िया आदिवासियों और अच्छी तरह से प्रशिक्षित हत्यारों की एक बटालियन थी जिनकी शक्ल उन इंसानों में बदल गई थी जो अपना दिमाग खो चुके थे। मेरी आज्ञा सुनो, रिया और मैं वॉच टावर हटा देंगे। आप पद ग्रहण करेंगे। जैसे ही आप एक बड़ी आग का स्पर्श देखते हैं, आपको वॉच टावरों के गिरने का अनुमान लगाना चाहिए और कब्जा शुरू करना चाहिए। दुश्मनों को मत गिराओ जब तक मैं शोर मचाना शुरू न कर दूं, जितनी जल्दी हो सके उन्हें मार डालो। एलेक्स ने आदेश दिया। पहले गश्त करने वाले अधिकारियों का ख्याल रखें। रिया, चलो जी भर कर आनंद लें और पागलपन को बाहर निकालें। एक प्रेरी दुर्ग में 5 धनुर्धर मौजूद थे। उनमें से 3 सो रहे थे जबकि 2 जाग रहे थे। हाँ, उनमें से एक ने अपनी आंखें मलते हुए जोर से जम्हाई ली। आज एक मजेदार दिन था। हमने उन कमजोर लोगों को डरा दिया। दूसरा बोला और जोर से हंसा। हा 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 हा। लेकिन उनकी हंसी बीच में ही रुक गई क्योंकि उन्हें लगा कि कुछ गड़बड़ है। अरे, आप जवाब क्यों नहीं दे रहे? क्या तुम सो गए थे? वह आदमी अपनी आंखें मलते हुए और अपनी पीठ घुमाते हुए बुदबुदाया, लेकिन जिस चीज ने उसका स्वागत किया वह ये थी कि एक खंजर सीधे उसकी गर्दन में घुस गया, जिससे उसकी गर्दन कट गई। उसने चिल्लाने के लिए अपना मुंह खोला लेकिन उसके मुंह से कोई आवाज नहीं निकली। जब उसने अपनी आंखें घुमाई तो उसने पाया कि उसके साथी वहां सो रहे थे और उनकी गर्दन से खून का एक निशान बह रहा था। रिया ने खंजर निकाला और फव्वारे की तरह खून निकल पड़ा। मन ही मन बड़बड़ाते हुए उसने खंजर पर लगा खून पोंछ दिया। एक नीचे, 2 और जाने हैं। बैंग, स्लिंग, स्लिंग। रात के अंधेरे में दिखाई देने वाले भूत की तरह एलेक्स प्रकट हुआ और तीरंदाजों का सिर धड़ से अलग कर दिया और मौत की शांति को पीछे छोड़ते हुए गायब हो गया। वह फुर्ती से उनकी पीठ पर धीरे धीरे रेंगता और मौका देखकर उनका मुंह बंद कर देता और उन्हें नौकरी पर रखने के लिए अपने प्रिय मित्र शैतान के पास भेज देता। वह उन्हें बेहोश करने के लिए नींद के मंत्रों का इस्तेमाल कर सकता था और उन्हें खामोश और दर्दरहित मौत दे सकता था। लेकिन आनंद तो नहीं है ना। वह चाहता था कि इससे पहले कि अंधेरे वाले चाचा आएं और उन्हें दुलार कर हमेशा के लिए सुला दें, वे डर और निराशा से भरे हुए उन्हें गहराई से देखते रहें। पहले ये सिर्फ किंगडम की नाराजगी थी और एलेक्स ने सोचा था कि वे ये सब आदेशों का पालन करने और वरिष्ठों को खुश करने के लिए कर रहे थे ताकि उनकी पदोन्नति हो सके, लेकिन नहीं। ये गधा मानस आदमी अपने कमीने मालिकों के समान ही दुष्ट थे। उन्होंने न केवल उसका मजाक उड़ाया बल्कि उसकी पत्नियों के बारे में भी बुरा बोलने का साहस किया, बल्कि उनका मजाक भी उड़ाया।
यदि यह कोई अन्य स्थिति होती तो वह उनकी जीभें निकालकर उन्हें दीवारों पर लटका देता और उन्हें अपनी अभिशप्त आंखों से उन्हें घूरने के लिए कहता। वर्तमान में वह डायनामाइट था जो किसी भी क्षण विस्फोट कर सकता था। यदि उसने अपनी पहचान न बताई होती तो वह अपनी सारी शक्ति लगा देता और यहाँ सब कुछ नष्ट कर देता। जैसे ही लोगों का समूह बड़े धमाके के साथ गिरा, सोए हुए लोगों में से एक अचानक जाग गया। एलेक्स ने तुरंत प्रतिक्रिया व्यक्त की और खंजर खींच लिया और प्रतिक्रिया करने में असमर्थ व्यक्ति ने सहज रूप से अपनी आंखें बंद कर लीं। उसे अपने जीवन के लिए चिल्लाने का समय नहीं दिया गया और खंजर पहले ही उसकी गर्दन की त्वचा को छेद चुका था, लेकिन आश्चर्य की बात है कि वह आदमी नहीं मरा। अविश्वास से जबड़ा चौड़ा करके उसने नीचे देखा तो खंजर उसकी त्वचा को छूकर एक छोटा सा घाव बना रहा था जिससे खून बह रहा था। एलेक्स ने उस आदमी की ओर देखते ही अपनी भौहें ऊपर उठा लीं। अपनी उन्नत इंद्रियों और मन संवेदक के माध्यम से उन्हें इस व्यक्ति के बारे में याद आया। वह नीचे पहरा दे रहा था और जब अन्य लोग उसके और उसकी पत्नी के साथ बुरा व्यवहार कर रहे थे तो उसने उन्हें सुधारने की कोशिश की और अंततः पिट गया। वह बुरा आदमी नहीं लगता। तुम कौन हो? आदमी ने कांपते स्वर में पूछा। एलेक्स ने अपना खंजर वापस खींच लिया और उस आदमी को मारने से पहले बुदबुदाया, मैं एक दानव हूं। वाह, ये हो चुका है। पसीना पोंछते हुए एलेक्स बोला। ऐसी चीजें करना जो मेरी शैली से बाहर हैं, कठिन है। युद्ध की देवी, आपने मुझे एक हत्यारे के रूप में कार्य करना क्यों नहीं सिखाया? एलेक्स बड़बड़ाया और नीचे कूद गया। रिया, जिसने बेहतर गुप्त तकनीक सीखी थी जो उसकी उपस्थिति और यहाँ तक कि उसकी सांस को भी पूरी तरह से छिपा सकती थी, रिया के साथ किले के अंदर घुस गई। एलेक्स ने पहले से ही उन्हें संकेत देते हुए एक मशाल जलाई। धक 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 धक। गेट पर गश्त कर रहे गार्डों को मारकर एलेक्स ने अपनी तलवार निकाल ली। माय लॉर्ड, आप क्या कर रहे हैं? रिया घबराए हुए स्वर में फुसफुसाए। एलेक्स उसकी बातें सुनकर मुस्कुराया, लेकिन यह उसके मुखौटे के नीचे छिपा हुआ था और उसने रुख अपनाते हुए अपनी तलवार आगे की ओर घोंप दी। भेदी जोर। एक तेज गूंजती आवाज के साथ एलेक्स ने अपनी तलवार को मैना से ढंक दिया। बूम। वज्रपात जैसी तेज आवाज के साथ विशाल भारी द्वार टुकड़े टुकड़े हो गए। वह विशाल और शक्तिशाली दरवाजा जो पूरी शान के साथ वहां खड़ा था, अब टूटे हुए चिथड़े के टुकड़े की तरह बिखरा हुआ पड़ा हुआ था। तेज आवाज से वहां मौजूद सभी लोग घबरा गए। अचानक गड़गड़ाहट की तरह गूंजने वाली आवाज से कई लोग हतप्रभ रह गए। जो लोग गश्त कर रहे थे वे गेट की ओर भागे, जबकि जो लोग सो रहे थे या आराम कर रहे थे वे अचानक भारी आवाज से जाग गए। यह मारने का समय है। एलेक्स दहाड़ता है और एक बड़ी शक्तिशाली छलांग के साथ आश्चर्यचकित भाव के साथ रिया को छोड़कर आगे बढ़ जाता है। क्या वे यहां घुसने और चीजों को नष्ट करने के लिए नहीं आए थे? तो वे इतना शोर क्यों मचा रहे थे? रिया ने मन ही मन सोचा। एलेक्स ने बिना किसी को पता चले चुपचाप कली को कुचलने की योजना बनाई थी, लेकिन जानकारी मिलने के बाद उसने चीजें बदल दी। वह एडवर्ड एक मूर्ख व्यक्ति था और उससे निपटना काफी मुश्किल था। यदि वह चुपचाप काम करता है तो वह किसी तरह सारा दोष उस पर मर सकता है और उस पर चोरी छिपे बाहर निकलने और हर तरह के काम करने का आरोप लगा सकता है जो उसके लिए घातक साबित हो सकता है। लेकिन उस अप्रत्याशित स्वागत समारोह के बारे में खबर मिलने के बाद जहां उसे अपमानित किया जाना था, उसने सोचा कि उसे जोर से शोर मचाना चाहिए। जिस दौरान लड़ाई अभी भी चल रही थी, अगर सूचना उन तक जल्दी पहुंच जाती तो वह सबसे पहले उनकी और उनके सैनिकों की जांच करते। चूंकि एलिस खुद को उसके और उसकी नौकरानी को रिया के रूप में प्रस्तुत कर रही थी, इसलिए वे चुपचाप स्थिति से निपट लेंगे। इस दानव मुखौटे और भेड़िया आदिवासी के साथ वह सारा दोष इस बदसूरत दानव नकाबपोश व्यक्ति पर डाल देगा और एडवर्ड को भ्रमित कर देगा। उसकी छठी इंद्रिय जल्द ही चिल्लाएगी कि इसमें लियोनहार्ड का हाथ था, लेकिन उसके पास इसे साबित करने का कोई रास्ता नहीं था और उसे अपना गुस्सा निगलना पड़ा। जैसा कि उन्होंने पहले कहा था, मंच तैयार हो चुका था और दर्शक पहले ही इकट्ठा हो चुके थे। यह उनके लिए नाटक शुरू करने का समय था। आइए एक्ट 1 शुरू करें। जमीनी सैनिकों ने जो कुछ भी उनके हाथ लगा उसे बाहर निकाला और गेट की ओर ऐसे दौड़े मानो उनकी जान जोखिम में हो। दीवारों पर पहरेदारों के समूह भी तेजी से नीचे उतरने लगे और दीवारों को बिना सुरक्षा के छोड़कर रिया को अंदर घुसने का मौका दिया। जहां तक एलेक्स का सवाल है, उसने अंदर के पागल को बाहर निकालने का फैसला किया। बूम। जोरदार धमाके के साथ ही आगे बढ़ रहे सैनिकों के समूह के होश उड़ गए। वे अचानक किसी चीज से टकराए जो बड़े वेग से उन पर गिरी। उनमें से एक का डर दूर हो गया, उसे तुरंत लात मारकर उड़ा दिया गया। धमाका 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 धमाका। सैनिक एक ही झटके में उड़ गए और चारों ओर लुढ़क गए। जैसे ही धूल छंट गई, वे एक राक्षस नकाबपोश आदमी को देखकर भयभीत हो गए, जिसकी आंखें पागलपन से भरी हुई लाल रंग की चमक से चमक रही थीं और वह मोटे और कर्कश स्वर में बोल रहा था। मुझे डर दिखाओ, मुझे निराशा दिखाओ, क्योंकि मैं पागलपन का दानव आपकी निराशा को खाता हूं और मजबूत होता जाता हूं। हा 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 हा।